अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मैंने जिस वक्त अपने कमरे में कदम रखा, घड़ी दिन के 11 बजा रही थी। इस रोज़ मुझे ड्यूटी संभालने में थोड़ी देर हो गई थी। मुझसे पहले थाने का अमला हाजिर हो चुका था। मैंने नीम दराज होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो मौसम गर्मा के दिन थे। इस रोज़ सूरज गोया सवा नेज़े पर आ गया था। हर जानिब चिलचिलाती धूप का राज था। ज़मीन तपकर तांबा हो चुकी थी। हवा भी सुबह से बंद थी, जिसके बायस फिजा में घुटन का एहसास पाया जाता था। मैं पिछले 2 दिन से मलेरिया बुखार की लपेट में था। वो बहुत ही सादा ज़माना था। मच्छर भी नहायत ही तमीज़दार और शरीफ नफ्स हुआ करते थे। बस 2-4 दिन के लिए सादा सा बुखार में मुब्तला करते थे। आजकल की तरह जानलेवा बुखार नहीं हुआ करते थे। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल मेरे कमरे में आया और सलूट करने के बाद ये इत्तला दी, मलिक साहब, इधर साथ वाले महल्ले में एक औरत की मौत वाक़ हो गई है। मौत वाक़ हो गई है? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। किस तरह? और इसकी मौत का पुलिस थाने से क्या ताल्लुक है? वो जलकर मरी है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। ओह, ये कब की बात है? हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला है मलिक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इत्तला देने वाला बंदा बाहर बरामदे में बैठा है। अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह भी हुई क्या? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। आपकी आमद का इंतज़ार था जनाब। ठीक है, इत्तला को निंदा को अंदर भेजो, मैंने तहक़ीक़ाना अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद मज़कूरा शख्स मेरे सामने हाजिर था। इसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। उसने अपना नाम फरीद बताया। फरीद इस औरत के पड़ोस में रहता था जिसकी मौत जल जाने से वाक़ हुई थी। मैंने फरीद से 2-4 ज़रूरी सवालात किए और हवलदार को अपने साथ लेकर चाय वकुआ की जानिब रवाना हो गया। मैंने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। आग बावर्ची खाने में लगी थी। मेरी आमद से कबल महल्ले वालों ने इस खौफनाक आग पर काबू पा लिया था और मज़कूरा बदनसीब औरत की सौख तलाश को बावर्ची खाने से निकालकर सहन में पहुंचा दिया गया था। मुतवफ़्फ़ी का नाम फिरदौस बीबी मालूम हुआ। फिरदौस की सौख तलाश इस वक्त घर के सहन में एक चारपाई पर चादर से ढकी पड़ी थी। मैंने चादर का एक कोना उठाकर लाश का जायज़ा लिया तो एक छुरछुरी लेकर रह गया। उसका वैसे तो पूरा बदन ही कबाब की तरह भुन चुका था, ताहम चेहरे की हालत बड़ी हैबतनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसके खालोखत को वहशी आग ने मस्त करके इस कदर बिगाड़ दिया था कि देखकर खौफ महसूस होता था। मैंने नहायत ही मुख्तसर मुआयने के बाद लाश को चादर से ढाँप दिया और घूम फिर कर जाए वकुआ और उसके गिरदो पेश का जायज़ा लेने लगा। जैसा कि मैंने बताया, आग बावर्ची खाने के अंदर लगी और ये बावर्ची खाना घर की शुमाली दीवार के साथ बना हुआ था और बावर्ची खाने के साथ ही गुसलखाना वाक़ था। उसके सामने यानी ऐन जुनूबी दीवार के साथ 2-3 फलदार पेड़ इस्तादा थे। आग को सबसे पहले फिरदौस बीबी के पड़ोसी फरीद ने देखा था। वो इस वक्त अपने घर की छत पर मौजूद था। फरीद चूँकि इस वाक़े का चश्मदीद गवाह था, लिहाजा मैंने सबसे पहले इसी से पूछगछ की। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, मैंने इस वक्त किसी ज़रूरी काम से अपने घर की छत पर चढ़ा था। मुझे साथ वाले घर के बच्चे खाने से धुआं सा उठता नजर आया। मैंने इस धुएं पर पहले तो कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब इसने काले बादलों की तरह खौफनाक सूरत इख्तियार कर ली तो मुझे तशवीश हुई। मैंने अपनी छत के आखिरी सिरे पर जाकर दूसरे घर के सहन में झांका तो ये देखकर मैं घबरा गया कि फिरदौस बीबी के घर का बावर्ची खाना खौफनाक आग की लपेट में था। मैं फौरी तौर पर छत से नीचे उतरा और बाहर गली में जाकर महल्ले वालों को इस अंदोनाक वाक़े के बारे में बताया। देखते ही देखते मेरी पुकार पर गली में दर्जन भर अफराद जमा हो गए। फिरदौस के घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। हम आनन फानन अंदर पहुंचे और ये देखकर हमें हैरत हुई कि बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद था। बहरहाल हमने किसी न किसी तरह इस खौफनाक आग पर काबू पाया और बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोलकर फिरदौस की लाश को बाहर निकाल लिया। फिर मैं इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला देने थाने की तरफ रवाना हो गया था। फरीद का बयान देखने में नहायत ही सीधा साधा लगता था, लेकिन मुझे इस बयान के अंदर मुत्तइद सनसनीखेज इंकिशाफात नजर आ गए थे और फरीद की बात सुनकर मेरा जहन बैक वक्त कई ज़ावियों पर सोचने लगा था। ये ना तो खुदकुशी का केस था और न ही इत्तेफाकिया आतिश ज़नी का वाक़या नजर आता था।
مطلب یہ کہ اگر برچی خانے میں اتفاق سے آگ بھڑک اٹھی ہوتی تو ایسی صورت میں فردوس بیوی چپ چاپ اپنی جان نہ دے دیتی، وہ خود کو بچانے کے لیے چیخ و پکار اور بھاگ دوڑ ضرور کرتی۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جس کا یہاں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا امکان خودکشی کا ہو سکتا تھا، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ فردوس نے اپنی جان لینے کے لیے خود کو آگ لگا دی ہوگی۔ ایسی صورت میں برچی خانے کے دروازے کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا، جبکہ فرید کے بیان کے مطابق جب وہ لوگ گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ برچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اگر فردوس نے خودکشی کی نیت سے خود کو برچی خانے میں بند کیا تھا تو برچی خانے کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا؟ فرید کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ برچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد مشیر نامہ تیار کیا اور موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ ان گواہوں میں میری نظروں میں سب سے زیادہ اہمیت متوفی کے پڑوسی فرید کی تھی، لہذا میں نے سب سے آخر میں اسے ہی ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4-5 افراد کے بیانات لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے مجھے تفتیشی معاملات میں کوئی مدد ملنے والی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں متوفی فردوس بی بی اور اس کے گھر کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ نمبر 1 مقتولہ فردوس بی بی، نمبر 2 فردوس کی بوڑھی ساس سلطانہ اور ان کا کرایہ دار جمشید۔ وہ 5 مرلے قطع اراضی پر بنا ہوا ایک درمیانے سائز کا مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی مکان کے رقبے کو تقریباً 120 گز تصور کر لیں۔ گھر کے عقبی حصے میں پہلو بہ پہلو 2 بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ اس کے بعد کچا صحن تھا جس کی شمالی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور کچن بنے ہوئے تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ چند پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن یاد پڑتا ہے کہ وہ امرود اور شہتوت کے پیڑ تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں بیٹھک نما ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو جمشید نامی ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ جمشید کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور مقامی پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں ماسٹر جمشید کے نام سے مشہور تھا۔ وہ مہینے 2 مہینے میں اپنے گھر کا ایک چکر لگا کے آ جاتا تھا۔ مقتولہ فردوس بیوی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک مقیم تھا۔ یعقوب شادی کے فوراً بعد ہی عراق روانہ ہو گیا تھا اور ابھی چند روز پہلے ہی وہ گھر والوں سے ملنے چھٹی پر پاکستان آیا تھا۔ یعقوب عراق کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جس کا ذکر کرنا غیر متعلق ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جب فردوس بی بی کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یعقوب اور اس کی بوڑھی ماں سلطانہ کے بارے میں کوئی حتمی بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے، تاہم بعض لوگوں کا قیاس تھا کہ یعقوب اپنی ماں کو اسپتال لے گیا ہوگا۔ سلطانہ جوڑوں کے درد کی دائمی مریضہ تھی۔ ایک تو گرمی جہنم کی تپش پر سبقت لے جانے میں مصروف تھی، دوسرے اس گھر کے در و دیوار خصوصاً صحن میں انسانی گوشت کی سڑان چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا، لہذا میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مولا بخش تم مقتولہ فردوس کی سوختہ لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کے انتظامات کرو، جب تک میں فرید کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ موسم کی شدت اور لاش کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جلد از جلد اسپتال پہنچا دینا ہی مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا۔ آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ میں بے فکر ہو کر فرید کے ساتھ مقتولہ کے گھر سے نکل آیا۔ ہم چلتے ہوئے گلی کے کونے پر پہنچ گئے جس کے آگے تھوڑے فاصلے سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور کھیتوں کے آغاز پر ہی ایک سایہ دار شیشم کا تناور درخت کھڑا تھا۔ ہم دونوں مذکورہ درخت کے نیچے آ گئے۔ فرید کے چہرے پر الجھن کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے فرید؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے مدہش نظروں میں مجھے دیکھا۔ اس لیے کہ تم میری نظر میں بہت اہم ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ کیا مطلب ہے جناب؟ فرید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم متوفی کے پڑوسی ہو اور تم ہی وہ شخص ہو جس نے سب سے پہلے
बावर्ची खाने को आतिश की लपेट में देखा। गोया तुम एक लिहाज से इस वाक़ये के ऐनी शाहिद हो। मैं इस अलग थलग जगह पर तुम्हारा बयान लेने आया हूँ। इससे पहले कि फरीद कुछ कहता, एक आदमी चारपाई सर पर उठाए हमारे करीब पहुँच गया। फिर उसने शीशम की घनी छाँव में चारपाई बिछाने के बाद मेरी तरफ देखते हुए बड़े अदब से कहा, सरकार आप इधर आराम से बैठकर बात करें। मैं किसी बच्चे के हाथ लस्सी पानी भेजता हूँ। इस शख्स की उम्र 50 से ज़्यादा थी। मैंने उसके अमल के नतीजे में तशक्कुराना अंदाज में पूछा, चाचा तुम्हारा नाम क्या है? मैं अल्लाह रखा हूँ थानेदार साहब, उसने जवाब दिया। इसी महल्ले बल्कि इसी गली में रहता हूँ। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। तुम्हारा शुक्रिया। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। मैं दोबारा फरीद की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई फरीद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे जो भी पूछूंगा उसका सीधा और सच्चा जवाब दोगे ना? माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैंने पहले आपसे कोई झूठ बोला है और न ही अब बोलूँगा। आप पूछें जो भी पूछना है। फरीद, क्या तुम ये बात जानते थे कि फिरदौस बीबी घर में अकेली थी? वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। क्या तुम ये भी नहीं जानते कि फिरदौस बीवी का खामिद रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, और चंद रोज़ पहले ही इसकी वापसी हुई है। जी ये बात मुझे पता थी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, ये याकूब किस मिजाज का बंदा है? आपका मतलब क्या है जनाब? वो मोहतात अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, याकूब पिछले 2 साल से इराक में नौकरी कर रहा है। इससे पहले तो वो इधर ही होता था। तुम भी साल हर साल से इधर रह रहे हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, तुमने याकूब को कैसा पाया है? वो तुम्हारा पड़ोसी है, जाहिर है कि तुम्हारा उसके साथ मेलजोल रहा होगा। बस जी, उसने जुमाइनी अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, बंदा तो वो ठीक ठाक ही है। फरीद, मैंने सवालिया नज़र से उसे घूरा, क्या तुम्हें वाकई इस बात का इल्म नहीं कि तुम्हारी पड़ोस सुल्ताना और उसका इराक पलट बेटा याकूब सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए हैं? रब्ती सो, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरी भी वही राय है जो महल्ले वालों ने बयान किया है। हो सकता है कि याकूब अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास ले गया हो। तुम्हारा इन लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात थे? किन लोगों के साथ जी? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैं सुल्ताना, उसकी जलकर हलाक होने वाली बहू फिरदौस बीबी की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा। और ये भी बताओ कि याकूब के साथ तुम्हारे मरासिम किस नौइयत के थे? इससे पहले कि फरीद मेरे सवाल का जवाब देता, अल्लाह रखा का भेजा हुआ एक बंदा हमारे लिए ठंडी ठान लस्सी से भरा हुआ एक जग और 2 पीतल के गिलास लेकर वहां पहुंच गया। मज़कूरा बंदे को वापस भेजने के बाद फरीद ने एक गिलास में लस्सी भरी, फिर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, थानेदार साहब आप लस्सी पिएं जनाब। मुझसे ज़्यादा इस वक्त तुम्हें लस्सी की ज़रूरत है फरीद बख्श, मैंने उसके हाथ से गिलास लेकर ठहरे हुए लहजे में कहा, ताकि तुम मेरे सवालात के ठंडे ठार जवाब दे सको। उसने मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपने लिए भी लस्सी का एक गिलास तैयार कर लिया। फिर मेरी सवालिया नज़रों के जवाब में बोला, थानेदार साहब ये लोग मेरे पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसी। इनके साथ मेरे ताल्लुकात हमेशा अच्छे ही रहे हैं। और जहाँ तक याकूब का ताल्लुक है जनाब, वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, वो जब यहाँ था तो उसके साथ मेरा उठना बैठना भी था। फिर वो इराक चला गया, अब 2 साल बाद वापस आया है, तो भी बहुत अच्छी तरह मिला है। पड़ोसी होने के नाते तुमने याकूब के घर पर तो गहरी नज़र रखी होगी, मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। याकूब तो यहाँ था नहीं और उसकी बीवी मुतवफ़ी फिरदौस बीबी घर में अकेली होती थी जनाब। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं फिरदौस बीवी को अपनी बहन की तरह समझता हूँ। मैं इस पर बुरी नज़र डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओए बुरी नज़र के घोड़े, मैंने उसे डांटा। मैंने कब कहा है कि तुम याकूब की गैर मौजूदगी में फिरदौस पर मैली नज़र डालते होगे? फिर जनाब, वो भौंचक्का नज़र से मुझे तकने लगा। मेरा इशारा मास्टर जमशेद की तरफ है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। सुल्ताना ने एक नामहरम को भी तो अपने घर में किराएदार बना रखा हुआ है। उसके चेहरे पर एक सनसनीखेज रंग आकर गुजर गया। मुझे ये समझने में देर न लगी कि इसके जहन में जो कुछ भी था तहलका डाल देने वाला था। इसे हिचकिचाहट में मुब्तला देखकर मैंने तंबीही अंदाज में कहा,
फरीद बख्श, अगर तुमने कोई छोटी से छोटी सच्चाई भी मुझसे छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि किसी को बताते हुए भी तुम्हें ढेर सारी शर्म आएगी। वो दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए तौबा करने वाले अंदाज में बोला, सरकार, मेरी तौबा, जो मैं आपसे कोई गलत बयानी करूं। तो फिर मुझे बताओ हकीकत क्या है। मैंने इसे तेज नजरों से घूरा। जब मैंने मास्टर जमशेद का जिक्र किया तो तुम्हारे चेहरे के तासुरात में हंगामी तब्दीली क्यों पैदा हुई थी। मैं समझता हूँ मास्टर जमशेद की ज़ात के हवाले से तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, कैसे जबान खोलूं जनाब, पड़ोस का मामला है। और तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ थाने ले चलता हूँ, मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। वहां पहुंचकर तुम्हारी जबान फरफर चलने लगेगी। माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये गजब ना करें सरकार, मैं आपको सब सच सच बता देता हूँ, लेकिन वादा करें कि आप याकूब को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि मैंने इसकी बीवी के हवाले से आपसे कोई बात की है। मैं इस वक्त तक ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता जब तक कि असल मामला मेरे इल्म में ना आ जाए, मैंने सख्त लहजे में कहा। बताओ, मुतवफ़ी फिरदौस बीबी के हवाले से तुम कौन सा इंकिशाफ करने वाले हो? चंद लम्हात तक तजब्जुब में रहने के बाद उसने कहा, मास्टर जमशेद कोई पिछले 1 साल से सुल्ताना की बैठक में किराएदार की हैसियत से रह रहा है। जब सुल्ताना मास्टर को ये बैठक किराए पर दे रही थी तो उस वक्त मैंने सुल्ताना को समझाया था कि वो मास्टर को अपने घर में ना रखे, वो कोई अच्छा आदमी नहीं। लेकिन सुल्ताना ने मेरी एक ना सुनी और वही किया जो उसके जहन में समाया हुआ था। क्या मतलब? वो सांस लेने के लिए थमा तो मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा, तुमने मास्टर जमशेद की किस बात से ये अंदाज़ा कायम किया था कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं? जनाब, ये बंदा मुझे शक्ल ही से ठीक नहीं लगा था, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। इसीलिए मैंने सुल्ताना को समझाने की कोशिश की थी कि उसका जवान बहू का साथ है, किसी नामहरम को यूं घर में रख लेना अच्छी बात नहीं। लेकिन जब उसने किराए के लालच में मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी तो मैं भी खामोश हो गया। आखिरी जुमला उसने मुझसे निगाह चुराते हुए अदा किया था। मैं फौरन समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वो कोई अहम बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कड़कदार आवाज में कहा, लगता है कि तुम्हें हवालात की हवा खिलाए बगैर बात नहीं बनेगी। थानेदार साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो घिघियाने लगा। आप मुझे थाने कचहरी के चक्कर में ना डालें। अगर तुम वाकई इन चक्करों से बचना चाहते हो तो अलिफ की तरह सीधे हो जाओ, मैंने गुर्राहट आमेज अंदाज में कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ और ये जानकारी मुझे तुम्हारी आंखों ने दी है कि सुल्ताना की तरफ से तुम मायूस होने के बाद ना तो तुमने सब्र किया था और ना ही खामोश होकर बैठ गए थे, बल्कि तुम मुसलसल इस टो में लगे रहे थे कि मास्टर और फिरदौस बीबी के दरमियान क्या चक्कर चल रहा है, और तुमने इस सिलसिले में बहुत सी कारामद बातें भी जान ली थीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर सरसराते हुए लहजे में इजाफा किया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सरकार, मैं चूंकि गलत नहीं कह रहा था इसलिए वो इनकार की हिम्मत ना कर सका और जल्दी से बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने फिरदौस और मास्टर के हवाले से अच्छी खासी तहकीक की है। कैसी तहकीक? मैंने इस्तफसारिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी कारकर्दगी की तफसील जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, उसने गहरी सांस खारिज की और वजाहत करते हुए बोला, थानेदार जी, मैं सुल्ताना को समझाने से तो बाज आ गया था, लेकिन मैंने फिरदौस के मामलात पर गहरी नज़र रखी थी। जल्दी ये बात मेरे इल्म में आ गई कि याकूब तो मेहनत मजदूरी करने मुल्क से बाहर गया हुआ था और उसकी गैर मौजूदगी में फिरदौस मास्टर जमशेद के साथ एक खतरनाक खेल खेल रही थी। फिरदौस पूरी तरह मास्टर की तरफ माइल हो चुकी थी। मैंने कई बार सोचा कि सुल्ताना से बात करूं, लेकिन इस ख्याल से खामोश रहा कि वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, वो उल्टा मुझे को लताड़ डालेगी कि मैं खामखा उसकी बहू पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। ये तो मैं देख रहा था कि सुल्ताना मास्टर जमशेद पर अंधा भरोसा करने लगी थी, लिहाजा मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने सवाल किया। सुल्ताना अपनी बहू और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात से बेखबर ही थी। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो बेचारगी से बोला, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो दोनों बहुत हाथ पांव बचाकर ये खेल खेल रहे थे, वरना सुल्ताना इन्हें जानबूझकर ऐसा मौका नहीं दे सकती थी। सास बहू में चाहे कितनी भी नाइत्तेफाकी क्यों ना हो, मगर सुल्ताना अपने बेटे के घर को तो आग नहीं लगा सकती थी ना। फरीद बख्श की एक बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, क्या सुल्ताना और फिरदौस के दरमियान इत्तेफाक नहीं था?
बिल्कुल नहीं जनाब, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। अक्सर इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। याकूब को यहाँ आए हुए चंद रोज हो गए हैं। क्या तुमने फिरदौस और मास्टर वाले मामले के बारे में इसे कुछ बताया था? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने इसे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। खामखा मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कराने की मुझे क्या ज़रूरत थी? लेकिन याकूब तुम्हारा पड़ोसी और पुराना जानने वाला है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और तुम्हारे इसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। तुम्हारा तो फर्ज बनता था कि पहली फुर्सत में याकूब को सूरत हाल से आगाह कर दो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने सोचा था याकूब वापस आ ही गया है तो सारा मामला खुद अपनी आंखों से देख लेगा। उसने लाताल्लुकी के अंदाज में जवाब दिया। फिरदौस बीबी भी यहाँ है और मास्टर जमशेद भी। मैं खामखा खुद को क्यों बुरा बनाऊं? लेकिन क्या फरीद बख्श? वो बोलते बोलते रुका तो मैंने पूछा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि याकूब को अपनी बीवी की प्रेम कहानी की खबर हो गई थी। फरीद ने जवाब दिया तो मैं चौंक उठा। तुम्हें किस बात से ऐसा लगा? मैंने पूछा। पिछली रात दोनों मियाँ बीवी के बीच बड़ा शदीद झगड़ा हुआ था। तुम्हें इनके झगड़े के बारे में कैसे पता चला? मेरे और याकूब के घरों की दरमियानी दीवार खासी नीची है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। इतनी नीची कि इधर से उधर बड़ी आसानी के साथ बात सुनी जा सकती है। रात को मैं पेशाब करने के लिए उठा तो दीवार की दूसरी जानिब मुझे याकूब और फिरदौस के तेज तेज बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे यही महसूस हुआ कि वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वो लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुमने इनके झगड़ने की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया हो और इत्मीनान से जाकर सो गए हो। आप ठीक कहते हैं जनाब, वो शर्मिंदा सी सूरत बनाकर बोला। मैं कान लगाकर बड़े ध्यान से इनकी बातें सुन रहा था और इनके झगड़ने का सबब मेरी समझ में आ गया था। फरीद बख्श, बुझारते नहीं डालो। वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि साफ और वाज़ेह अल्फाज में हकीकत मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मियाँ बीवी किस बात पर झगड़ा कर रहे थे। आने वाले 10 मिनट में फरीद बख्श ने मुझे जो तफसील सुनाई उसका खुलासा इतना सा है कि याकूब को मास्टर जमशेद के हवाले से अपनी बीवी मुतवफ़ी फिरदौस बीबी के किरदार पर शक हो गया था। मैंने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी और उसके खामोश होने पर कहा। ये मास्टर जमशेद भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं इसे फिरदौस बीबी की अलमनाक मौत की खबर है भी या नहीं। खबर कैसे नहीं होगी जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। इस वक्त पूरे महल्ले को पता चल चुका है कि फिरदौस बीबी बावर्ची खाने के अंदर जलकर मर गई है और इसका स्कूल भी इसी महल्ले में है। फिर जब किसी इलाके में पुलिस आती है तो फिर कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। इसकी बात में वजन था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा। लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनकर मास्टर जमशेद यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? हो सकता है कि इसे फिरदौस की मौत का इल्म हो गया हो और वो जानबूझकर कहीं इधर उधर खिसक गया हो। फरीद ने ख्याल जाहिर किया। कल तक तो वो इधर ही था। मैंने जुमे की नमाज के बाद इसे महल्ले में देखा था। आज आज यानी कि जिस रोज़ मुतवफ़ी फिरदौस बीबी को वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हफ्ते का दिन था। इस हिसाब से फरीद का बयान दुरुस्त था कि उसने गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमे के दिन मास्टर जमशेद को महल्ले में देखा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अचानक सवाल किया। फरीद बख्श, तुम्हारे ख्याल में फिरदौस बीबी को किसने कत्ल किया होगा? कत्ल? वो वहशतज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। नहीं जनाब, वो तो जलकर मरी है। ये एक इत्तेफाकी हादसा था। हरगिज़ नहीं फरीद बख्श, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए वजाहत की। तुमने मुझे बताया है कि जब तुम लोग आग और धुआं देखकर सुल्ताना के घर के अंदर पहुंचे तो बावर्ची खाने को आग की लपेट में पाया और जब तुम लोगों ने बावर्ची खाने के अंदर दाखिल होना चाहा तो इसके दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। फिरदौस घर में अकेली थी, लिहाजा वो बावर्ची खाने में बंद होकर बाहर से कुंडी नहीं लगा सकती थी। चुनांचे इसकी खुदकुशी के इम्कान को 100% खारिज करना होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं इस हवाले से भी नहीं सोच सकता कि फिरदौस बीवी बावर्ची खाने में कामकाज में मसरूफ़ थी और किसी ने शरारत से दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी और फिर इत्तेफाक से उसके कपड़ों में आग भड़क उठी, क्योंकि इस थ्योरी में बहुत से नुकाइस हैं। नंबर 1, आजकल जिस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है इसमें बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद करके काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, अगर फिरदौस के कपड़ों में आग भड़कने से
वो जल मरी है तो मौत के मुंह में जाने से पहले वो चीख चिल्लाकर खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती। क्या तुम लोगों ने फिरदौस की ऐसी कोई पुकार या फरियाद सुनी? तो फिर एक ही इम्कान बाकी रह जाता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो क्या? वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। फिरदौस को पहले कत्ल किया गया है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। फिर बच्चे खाने में फेंक कर इसे सुपुर्दे आग किया गया और जब आग ने पूरी तरह इसे अपनी लपेट में ले लिया तो बच्चे खाने को बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन वो बेहद हैरत से बोला, ऐसा किसने किया होगा? फिरदौस के कातिल ने, मैंने सनसनीखेज अंदाज में कहा। कातिल? कातिल कौन? मैं नहीं जानता, मगर मुझे उसकी तलाश है, मैंने ठोस लहजे में कहा और फिर पूछा, फरीद बख्श, क्या तुम कातिल के बारे में जानते हो? नहीं जनाब, वो शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। बिल्कुल नहीं सरकार। बात खत्म करते ही वो इस रास्ते की जानिब देखने लगा जो इस महल्ले की तरफ जाता था। मैंने फरीद बख्श की निगाह का ताकुब किया और मज़कूरा कच्चे रास्ते पर मुझे एक टांगा अपनी तरफ आता नजर आया। मैंने फरीद बख्श से इस्तफसार किया, क्या कोई ख़ास बात है? मुझे लगता है कि याकूब और सुल्ताना वापस आ गए हैं, उसने बताया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने गहरी सांस खारिज की, मुझे भी इन्हीं का इंतज़ार था। तो फिर मैं जाऊं सरकार? वो जल्दी से बोला। मैं काफ़ी देर से घर से निकला हुआ हूँ। जाओ, मैंने चरपाई से उठते हुए कहा, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं हो जाना। आज का दिन तुम महल से बाहर कदम नहीं निकालोगे, मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पेश आ सकती है। जो आपका हुक्म सरकार। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महल्ले वालों का अंदाज़ा दुरुस्त था कि याकूब अपनी वालदा सुल्ताना को जोड़ों के एक डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर ले गया था। सुल्ताना की उम्र 50 से ज़्यादा थी और वो जोड़ों के दायमी मर्ज में मुब्तला थी। वो शक्ल से एक तेज़ तर्रार और चलता पुर्जा किस्म की औरत नजर आती थी। याकूब की उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 के करीब करीब कायम किया। वो एक दुबला पतला और पस्ता कामा शख्स था। उसके सर के बाल उड़ना शुरू हो चुके थे। मैं दोबारा चाय वकुआ पर आ गया था। अब मुतवफ़ी फिरदौस के सोख्ता बदन से सड़ान के भपके नहीं उठ रहे थे, लिहाजा मैं शहतूत के पेड़ के नीचे खड़े होकर मौके की कार्रवाई को आगे बढ़ाने लगा। सुल्ताना और याकूब को इस सानिए की खबर हुई तो गोया इन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सुल्ताना ने इस वाक़े के बारे में सुनते ही वावेला शुरू कर दिया था। याकूब की हालत भी ख़राब हो रही थी, ताहम उसने खुद को बड़ी मजबूती से संभाल रखा था। सुल्ताना ने तो बाकायदा रोना भी शुरू कर दिया था। इसी वक्त हवलदार मौला बख्श मेरे पास आया और कहा, मलिक साहब, मैंने इस टांगे वाले को रोक रखा है जो इन माँ बेटी को लेकर शहर से यहाँ पहुँचा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसी टांगे में फिरदौस बीबी की लाश को सरकारी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नेकी और पूछ मैंने इजाज़त देने वाले अंदाज में कहा। तुम लाश को लेकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाओ। याकूब भी मेरे नज़दीक ही खड़ा था। जब उसे पता चला कि मैं मुतवफ़्फ़ी फिरदौस की सोख्ता लाश को सरकारी हॉस्पिटल भिजवा रहा हूँ तो वो जल्दी से बोला, जनाब, आप मेरी बीवी की लाश को अस्पताल क्यों भेज रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। खुदा का खौफ करें सरकार, वो खपकी भरे अंदाज में बोला। अब इस बेचारी के बदन में बचा ही क्या है जिसकी चीर फाड़ करेंगे? पोस्टमार्टम का मामला मुर्दे की चीर फाड़ तक ही महदूद नहीं होता याकूब, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। बदन की हड्डियां भी बज़बान मेडिकल बहुत सी अनकही अनसुनी कहानियां बयान करती हैं। शायद वो मेरी बात की तह तक ना पहुंच सका और जल्दी से बोला, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी बीवी को कोई इत्तेफाकी हादसा पेश नहीं आया। मेरी इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक फिरदौस बीबी को बाकायदा कत्ल किया गया है। इसकी हड्डियों का तज्जिया इस राज को खोल देगा कि फिरदौस की मौत किस नौयत की सूरत हाल में वाक़ई हुई है। इसकी हैरत दो चंद हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं सच कह रहा हूँ याकूब, मैंने तो टोक अंदाज में कहा। तुम्हारी बीवी को बाकायदा कत्ल किया गया है। इसे कौन कत्ल करेगा? वो भौंचका रह गया। कोई भी, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। और वो कोई भी तुम भी हो सकते हो याकूब। का क्या? वो उछल पड़ा। मैंने उसकी हैरतों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और मुतवफ़्फ़ी फिरदौस बीबी की सोख्ता लाश को हवलदार मौला बख्श की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। उन्होंने मेरी इस कार्रवाई पर वावेला तो बहुत मचाया, लेकिन कार्य सरकार के दौरान में मैंने उनकी किसी बात को कोई अहमियत ना दी। फिर लाश को वहाँ से रवाना करने के बाद इन माँ बेटे की जानिब मुतवज्जा हो गया।
ان के इब्तिदाई बयान से मुझे पता चला कि वो दोनों आज सुबह लगभग 7 बजे घर से निकले थे और फिरदौस बीवी को बिल्कुल ठीक ठाक घर में छोड़कर वो शहर की तरफ गए थे, और ये कि उन्हें फिरदौस को पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। ये बयान चूँकि मेरे लिए तसल्ली बख्श नहीं था, लिहाजा मैंने इन्हें अलग अलग तन्हाई में घिसने का फैसला कर लिया और याकूब को वहाँ से जाने का कहकर खुद सुल्ताना को लेकर बैठ गया। शहतूत के पेड़ के नीचे इतनी छाँव थी कि हम बसहूलत वहाँ बैठकर बातचीत कर सकते थे। मैंने अखलाकी तौर पर पहले तो सुल्ताना से इस अंधोनाक वाक़ये के हवाले से दिली हमदर्दी और गहरे रंजो गम का इजहार किया और फिर सवालात का सिलसिला शुरू किया। सुल्ताना, मुझे पता चला है कि तुमने अपने घर की बैठक किसी को किराए पर दे रखी है। जी थानेदार साहब, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। इस बंदे का नाम मास्टर जमशेद है जी, वो हमारे महल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है जनाब। पिछले 2 साल से तुम्हारा बेटा याकूब मुल्क से बाहर रोजी कमाने गया हुआ था। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। नौजवान बहू का साथ था। तुम्हें याकूब की अदम मौजूदगी में किसी नामहरम को अपने घर के अंदर जगह नहीं देना चाहिए थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मायनाखेज लहजे में इस्तफसार किया। सुल्ताना, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? जी, मैं आपकी बात तो समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन मास्टर जमशेद बहुत ही शरीफ और बाकिरदार बंदा है जनाब। मैंने ऐसे ही इस पर भरोसा नहीं कर लिया जनाब। वो पिछले 1 साल से हमारे घर की बैठक में रह रहा है, लेकिन मजाल है जो मुझे उससे ज़रा सी भी कोई शिकायत पैदा हुई हो। सुल्ताना बड़े एतमाद के साथ जो कुछ बयान कर रही थी वो उसके बरक्स था जो फरीद बख्श की ज़बानी मुझे पता चल चुका था। या तो सुल्ताना इंतहाई बेवकूफ़ और अहमक किस्म की औरत थी, या फिर वो जानबूझकर किसी ख़ास मकसद के तहत फिरदौस और मास्टर जमशेद वाले मामले पर पर्दा डाल रही थी। तीसरी सूरत यह भी हो सकती थी कि फरीद बख्शी ने मुझसे गलत बयानी की हो। मैं पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ तुम्हारे घर में मौजूद हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। पूरा महल्ला यहाँ आकर सूरत हाल का जायज़ा ले चुका है, लेकिन मास्टर अभी तक गायब है। क्या तुम बता सकती हो कि इतने बड़े वाक़ये के बाद वो स्कूल में खामोश क्यों बैठा हुआ है? जी ज़रूर बता सकती हूँ, वो बड़े एतमाद के साथ बोली। फिरदौस वाले वाक़ये ने अगरचे उसे रंजीदा और मलूल कर रखा था, मगर उसकी फितरी तेज़ी और तर्रारी अपनी जगह बरकरार थी। वो बेचारा इस वक्त स्कूल में होगा तो यहाँ आएगा ना? क्या मतलब है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये जी कि वो पिछली रात को ही अपने पिंड रवाना हो गया था, वो वजाहत करते हुए बोली। मास्टर जमशेद मौजा रसूलपुर का रहने वाला है जनाब, जो यहाँ से 14-15 मील दूर शुमाल में वाक़ है। मैंने मौजा रसूलपुरा देख रखा था। सुल्ताना ने फासले के हवाले से जो बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, सुल्ताना, आज हफ्ता है, स्कूल की छुट्टी सिर्फ इतवार को होती है, फिर वो जुमे को ही कैसे अपने गांव चला गया? क्या कोई इमरजेंसी हो गई थी? वो अपने हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए बोली। कोई इमरजेंसी नहीं थानेदार साहब, वो तो हर महीने 2 दिन के लिए अपने घर वालों से मिलने जाता है, कभी जुमे की रात को और कभी हफ्ते की रात को। जब उसे हफ्ते की छुट्टी करना होती है तो जुमे की रात को निकल जाता है, और जब हफ्ते की रात को जाता है तो फिर वो सोमवार की छुट्टी ज़रूर करता है। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर एक बोझल सांस खारिज करने के बाद बताया। वो सोमवार की सुबह सीधा स्कूल पहुंचेगा और स्कूल की छुट्टी के बाद वो यहाँ आएगा। मैं मास्टर जमशेद का कमरा यानी तुम्हारे घर की बैठक देखना चाहता हूँ, मैंने सपाट अंदाज में कहा। आए मेरे साथ, वो बेसाख्ता बोली। मास्टर साहब अपने गांव जाने से पहले बैठक को ताला लगाकर चाबी मुझे दे जाता है। चंद लम्हात के बाद मैं सुल्ताना की मईयत में इस घर की बैठक के दरमियान खड़ा था। वो बैठक अपनी सेटिंग के एतबार से किसी छड़े छाट शख्स के कमरे का नमूना पेश नहीं करती थी, बल्कि वहाँ के सामान गर्ज हर छोटी बड़ी शय से सलीका झलकता था। यूँ महसूस होता था किसी औरत के हाथों ने इस बैठक का ख़ास तौर पर ख्याल रखा हो। और इस घर में सिर्फ 2 ही औरतें थीं, एक सुल्ताना और दूसरी मकतूला फिरदौस बीबी। मज़ीद पूछगछ के लिए मैं इसी बैठक में बैठ गया और सुल्ताना की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, सुल्ताना, अब मैं तुमसे इंतहाई नाजुक सवाल करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब दोगी। वो ज़बान से कुछ नहीं बोली, ताहम मुंतज़िर सवालिया नज़र से मुझे देखती चली गई। मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, सुल्ताना, क्या मास्टर जमशेद रातों को छुप छुप कर तुम्हारी बहू फिरदौस से मुलाकातें किया करता था?
उसने कुछ ऐसे अंदाज में चौंक कर मुझे देखा जैसे इस सवाल पर उसके जहन में कोई खास ख्याल पैदा हुआ हो। एक लम्हे के तसब्सुब के बाद उसने पूछा, आपको ये बात किसने बताई है? इस मामले पर बाद में बहस की जा सकती है कि मेरी मालूमात का जरिया क्या है। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे चौंकने का अंदाज मुझे समझने पर मजबूर कर रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है ना? वो बड़ी तेजी से संभलते हुए बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपने जो भी सुना है वो बिल्कुल झूठ है। वो झूठ नहीं हो सकता सुल्ताना, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मेरी इतलात बिल्कुल पक्की और लोहे तोड़ हैं। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इस्तरारी अंदाज में बोली, आपको यकीनन फरीद ने कुछ उल्टा सीधा बताया होगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कतरे तेज लहजे में कहा। फिर तुम्हारा ध्यान अपने पड़ोसी फरीद बख्श की तरफ क्यों गया? वो इसलिए कि इस किस्म की बकवास फरीद के सिवा और कोई कर नहीं सकता। वो बहुत ही बदसात और कमीना आदमी है जी। फरीद बख्श की तुमसे या तुम्हारी बहू से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। वो तो तुम्हारा पड़ोसी है और तुम्हारे बेटे याकूब से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो नामुराद अच्छे ताल्लुकात का ढंढोरा भी पीटता है और पीठ पीछे छुरा भी घोंपता है। वो झुंझुलाहट आमेज लहजे में बोली, अभी चंद दिन पहले पता है उस फितना परवर आदमी ने क्या किया है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। वो बताने लगी, उसने याकूब के आते ही सबसे पहले तो उसके कान भरे, फिर दोस्त और मास्टर के ताल्लुकात के हवाले से ऐसी शर्मनाक बातें की कि हमारे घर में फसाद उठ खड़ा हुआ है। कैसा फसाद सुल्ताना? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। इस शैतान ने फिरदौस के किरदार के हवाले से याकूब के दिमाग में बहुत सारा जहर भर दिया है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, रोज रात को दोनों मियाँ बीवी के दरमियान खूब लड़ाई हुआ करती थी। मैं पिछले 2-3 रोज से यही तमाशा देख रही हूँ। गोया फरीद बख्श ने मुझे मुतवफ़ी फिरदौस और उसके शौहर याकूब के लड़ाई झगड़े के बारे में जो कुछ बताया था वो एक ठोस हकीकत थी। इसलिए मेरा ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया था। क्या आया फरीद बख्श ने सुल्ताना के बयान के मुताबिक फिरदौस और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के हवाले से महज याकूब के कान भरे थे या इस वाक़े में कोई हकीकत थी और इस सिलसिले में सुल्ताना भी मेरी मदद कर सकती थी? तुम जो कुछ बता रही हो अगर मैं उसको सच मान भी लूँ तो फिर मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फरीद तुम्हारी बहू से ऐसी दुश्मनी क्यों कर रहा था। अगर सुल्ताना इस सवाल का ठीक तरह से जवाब दे देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। एक तरफ मुझे मास्टर और फिरदौस के ताल्लुकात की हकीकत का इल्म हो जाता और दूसरी जानिब फरीद बख्श का झूठ भी खुल जाता कि उसने याकूब को कुछ नहीं बताया था। मैं मुंतज़िर निगाह से सुल्ताना की तरफ देख रहा था। उसने थूक निगल कर अपने हलक को तर किया और फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये फरीद बहुत ही कमीना और बदसात है। अब जब फिरदौस मौत के मुंह में जा चुकी है और आप उसकी मौत के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं तो मैं आपको सच और झूठ की पहचान करने का ज़रूर मौका दूंगी। वही तो मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। वो लम्हे भर के लिए थमी तो मैंने कहा, मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि जब फिरदौस और मास्टर जमशेद के दरमियान कोई काबिल एतराज़ ताल्लुक नहीं था तो फिर फरीद बख्श के पेट में मरोड़ उठने का सबब क्या हो सकता है? यह आपने बिल्कुल ठीक कहा थानेदार जी, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। जब से फिरदौस ने इसकी बेइज्जती की थी वो बड़ी तकलीफ में मुब्तला था और डसने का मौका तलाश कर रहा था। फिर जैसे ही याकूब इराक से वापस आया उसे पार करने का मौका मिल गया। सुल्ताना की बातें सनसनीखेज होने के साथ साथ इंकिशाफ अंगेज भी थी। मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा, फिरदौस ने फरीद बख्श की बेइज्जती क्यों की थी? वो तो फिरदौस को अपनी बहन समझता था। यही तो उसकी मुनाफिकत है जी, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। वो फिरदौस को बहन और याकूब को भाई कहता है। इसके साथ ही वो याकूब की गैर मौजूदगी में फिरदौस पर बुरी निगाह भी डालता था। क्या मतलब सुल्ताना? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। जनाब, सच्ची बात तो ये है कि फरीद बख्श मेरी बहू फिरदौस को मेली नज़र से देखता था। वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वजाहत करते हुए बोली, पहले तो वो आते जाते फिरदौस पर छिछोरे जुमले कसता रहता था। फिरदौस ने मुझे उसकी हरकतों के बारे में बताया तो मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने फरीद से पूछा तो वो साफ मुकर गया। उसके जवाब ने मुझे और गुस्सा दिलाया और मैंने फिरदौस को इजाज़त दे दी कि अब अगर वो कोई हरकत करे तो फिरदौस उसे खरी खरी सुना डाले। चंद रोज बाद ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया।
यहाँ तक बताने के बाद वो रुकी तो मैं पूछे बिना ना रह सका, ऐसा क्या हो गया था सुल्ताना? फिरदौस महल्ले के मेन बाजार से गुजर रही थी कि फरीद बख्श ने उसे एक जगह रोक लिया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। सुल्ताना ने बुरा मुंह बनाते हुए बताया, उस वक्त बाजार में और भी लोग मौजूद थे। फरीद ने जैसे ही बकवास शुरू की तो फिरदौस ने आओ देखा ना ताओ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और उसके साथ ही फरीद के मुंह पर थूक भी दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि फिरदौस की तरफ से इस नौयत के रद्द अमल का मुजाहिरा देखने को मिलेगा। वो अपने मुंह पर से फिरदौस के थूक को साफ करते हुए जहरीले लहजे में बोला, तुमने अच्छा नहीं किया फिरदौस, तुम तो इससे भी ज्यादा बुरे सलूक के काबिल हो। फिरदौस ने बिफरे हुए अंदाज में कहा। फरीद ने धमकी आमेज लहजे में कहा, तुमने जो भी किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हें भी मजा न चखा दिया तो मेरा नाम फरीद नहीं। क्या कर लोगे तुम? फिरदौस ने खुशीले लहजे में पूछा। बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर वो एक तरफ चला गया था। ये कितना अर्सा पहले का वाकया है? सुल्ताना के खामोश होते ही मैंने पूछा। कोई 2 महीने हुए हैं इस बात को, उसने जवाब दिया। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तो इसका मतलब है कि फरीद की लगाई हुई आग की वजह से ही मियाँ बीवी में झगड़ा रहने लगा था। फरीद के मुताबिक उसने याकूब को फिरदौस और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के हवाले से कुछ नहीं बताया था, जबकि सुल्ताना का बयान इसके बरक था और ये भी तय था कि दोनों में कोई एक ही सच्चा हो सकता था। थानेदार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरे सवाल के जवाब में सर को ताईदी जुम्बिश देते हुए बोली। याकूब तो ये सुनते ही गुस्से में लाल पीला हो गया था। पहले 2 दिन तक तो मियाँ बीवी में खुफिया नोकझोंक चलती रही। फिर पिछली रात गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मजबूरन मुझे मुदाखलत करना पड़ी। रात को चूंकि मास्टर जमशेद भी इधर नहीं था, इसलिए याकूब खुलाकर बोल रहा था। मौका महल देखते हुए मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। सुल्ताना, मुझे पता चला है कि पिछली रात मियाँ बीवी में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गुस्से में आकर याकूब ने फिरदौस को तलाक की धमकी भी दे दी थी। मेरा तीर निशाने पर लगा। वो निगाह चुराते हुए बोली, याकूब इस वक्त बहुत तेज में था, मगर मैंने समझा बुझाकर उसका गुस्सा ठंडा कर दिया था। गोया सुल्ताना ने मेरे इस्तफसार की तस्दीक कर दी थी। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद सुल्ताना को फारिग कर दिया और उसके बेटे याकूब को बैठक में बुला लिया। इब्तिदाई सवालात के जरिए मैंने सुल्ताना के बयान की तस्दीक कर ली और फिर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या ये बात तुम फरीद बख्श के सामने भी कह सकते हो कि उसी ने तुम्हें फिरदौस और जमशेद के ताल्लुकात के बारे में बताया था? हाँ, क्यों नहीं, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूँ। तुम आज सुबह जब अपनी माँ को लेकर शहर की तरफ रवाना हुए थे तो घर में क्या कोई वाकया पेश आया था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। कोई वाकया पेश नहीं आया था जनाब, वो बड़ी रसान से बोला। और पिछली रात? मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा। जी? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। पिछली रात क्या जी? जब पिछली रात तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था तो तुमने फिरदौस को कत्ल की धमकी भी दी थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मैंने दानिस्ता तलाक के बजाय कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो मेरे दांव में आ गया और जल्दी में एक अहम बात को तस्लीम कर लिया। जनाब, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, वो वजाहत करते हुए बोला। फरीद की बातों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया था और जब मैंने इस सिलसिले में फिरदौस को कुरेदा तो उसने मुझे कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे सवालात के जवाब में जब उसने चुपचाप का रोज़ा रख लिया तो मुझे भी तेश आ गया और मैंने इसी तेश के आलम में उसे जान से मारने की धमकी दे डाली थी। लेकिन वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, लेकिन अमान ने बीच बचाव करके मेरी गलतफहमी दूर कर दी। अम्मा ने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। उसने कहा कि फिरदौस का किरदार बेदाग है, इसीलिए मैं मास्टर जमशेद के हवाले से उसकी ज़ात पर कोई शक न करूँ। अम्मा ने समझाया और तुम समझ गए? मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। क्या ये इतना ही आसान साबित हुआ था? जी हाँ, मैं अम्मा की बात को बहुत अहमियत देता हूँ, लेकिन बरखुरदार, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बीवी का मामला बड़ा अजीब होता है। इसके किरदार के हवाले से पैदा होना शक या गलतफहमी इतनी आसानी से दूर नहीं हुआ करता। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, याकूब, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। मैं थाने चलूं? वह हैरत भरे लहजे में बोला। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा।
जनाब, मेरी बीवी जलकर मर गई, वो एहतजाजी अंदाज में बोला। और आप मुझी को थाने ले जाने की बात कर रहे हैं? ये तो सरासर जुल्म है। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो याकूब। मैंने इसके एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। वो हक्का बक्का नज़र से मुझे तकने लगा। कौन सी बात जी? ये बात के, मैंने वजाहत करते हुए कहा, कि तुम्हारी बीवी की मौत जलने से वाक़ई नहीं हुई। तो फिर? वो हकलाया। मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, फिर तो उस बीवी को बाकायदा कत्ल किया गया है। मौत के घाट उतारने के बाद आग के सुपुर्द किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिरदौस की मौत के राज को मुनकशिफ कर देगी बहुत जल्द। तो आप ये समझ रहे हैं कि फिरदौस की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? वो हिरासान नज़र से मुझे देखने लगा। मैं ऐसा सोचने में हक पर जानिब हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि गुज़िश्ता रात तुम इसे जान से मारने की धमकी दे चुके हो। वो तो वक्ती इश्तियाल था। वो जल्दी से बोला, मैं आपको पूरा वाक़या सुना चुका हूँ। अम्मा ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था। और वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, और सुबह जब मैं और अम्मा शहर की तरफ गए हैं तो फिर दो भली चंगी घर में मौजूद थी। हम इसे जीता जागता घर में छोड़ कर गए हैं, और जब वापस आए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लिहाजा ये समझना कि फिरदौस को मैंने या अम्मा ने मौत के घाट उतारा होगा, बिल्कुल गलत है जनाब। और वैसे भी वो जलकर मरी है। यह भी तो हो सकता है कि उसने खुदकुशी कर ली हो। फिरदौस की मौत को कातिल ने रंग तो ऐसा ही दिया है कि वो खुदकुशी का वाक़या नजर आए, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन मैं इस हकीकत की तह तक पहुंच चुका हूं कि तुम्हारी बीवी को कातिल ने पहले किसी भी तरीके से मौत के घाट उतारा है, और उसके बाद आग भड़काकर ये साबित करने की कोशिश की है कि उसने खुद को जलाकर जान दी है। फिर मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में याकूब को इन तकनीकी अमूर से आगाह किया, जो इस बात का बयान सबूत थे कि फिरदौस की मौत खुदकुशी या आतिशज़दगी का शाखसाना नहीं, बल्कि सोची समझी कत्ल की वारदात थी। आखिर में मैंने कहा, याकूब देख लेना, मैं जो कुछ कह रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर उसकी तस्दीक करेगी। लेकिन जनाब, वो बेहद उलझे हुए अंदाज में बोला, फिरदौस को कौन कत्ल कर सकता है? यही जानने के लिए तो मैं तुम्हें और फरीद बख्श को अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। फिर मैंने अपने इन ख्यालात को अमली जामा पहना दिया जिनका याकूब के सामने इजहार किया था। इस मौके पर सुल्ताना ने बहुत वावेला मचाया और यहाँ तक कह दिया कि पुलिस की जानिब से इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मैंने इसकी किसी भी मज़ाहमत और एहतजाज की कतन कोई परवाह न की और फरीद बख्श के साथ ही याकूब को भी थाने पहुंचा दिया। इस तमाम तर कार्रवाई से निमटते हुए दोपहर हो गई थी। मैंने इत्मीनान से दिन का खाना खाया और ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा अपने कमरे में आ बैठा। फिर मैंने एएसआई शकूर को अपने कमरे में बुला लिया। शकूर की उम्र 35 और 40 के दरमियान थी। वो सांवली रंगत का मालिक और दराज कामत और सख्तगीर पुलिस वाला था। उसने कमरे में आकर मुझे सल्यूट किया और मेरे इशारे पर एक कुर्सी संभाल ली। मैंने खंगार कर गला साफ किया और नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में मैंने उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और आखिर में कहा, शकूर, तुम अभी मौजा रसूलपुर रवाना हो जाओ। चाहो तो अपने साथ एक आध कांस्टेबल भी ले जाओ। तुम्हें आज ही मास्टर जमशेद को लेकर वापस आना है। रात हो जाए या इससे भी ज़्यादा देर हो जाए, कल का सूरज तुलू होने से पहले मास्टर मुझे थाने में चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए मलिक साहब, वो सीने पर हाथ रखते हुए तसल्ली आमेज अंदाज में बोला, आपके हुक्म की तामील होगी जनाब। और हाँ, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मास्टर को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हालात पेश आ चुके हैं। ठीक है जनाब। शकूर ने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, अगर वो पूछे कि उसे यूं इमरजेंसी में वापस क्यों बुलाया जा रहा है तो क्या जवाब दूं? कोई भी बहाना कर देना, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम इससे कह सकते हो कि स्कूल में आग लग गई है, वहाँ रिकॉर्ड की बहुत सी चीज़ें रखी हुई थीं, इनमें से बेशतर जलकर खाक हो गई हैं, इसलिए इसे फ़ौरन बुलाया जा रहा है। यहाँ के तमाम मास्टर्स तो मौजूद हैं, बस उसकी ज़रूरत है ताकि स्कूल के अहम कागजात को संभाला जा सके। हाँ, ये बहाना बहुत ही माकूल है, एएसआई ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने इसे मज़ीद चंद हिदायत दी और नेक ख्वाहिशात के साए में रसूलपुर की जानिब रवाना कर दिया। शकूर के जाने के बाद मैंने फरीद बख्श को अपने पास बुला लिया। उसे लेकर आने वाला कांस्टेबल जब वापस जाने लगा तो मैंने उसे इशारे से रोक लिया। वो फरीद के अक़ब में तनकर खड़ा हो गया।
मुझे ये जानने में देर न लगी कि कांस्टेबल ने मेरा इशारा कमाहक़ समझ लिया था। फरीद की हालत खासी खराब हो रही थी। मैंने थाने पहुंचते ही इसे 2 हट्टे-कट्टे कांस्टेबल्स के हवाले कर दिया। इस हिदायत के साथ कि काफ़ी दिनों से भूखा है, लिहाजा इसकी खातिर तवाज़ो की जाए। चुनांचे इन एहलकारों ने फरीद की खूब आओभगत की थी। वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया, फिर मिन्नत रेज़ लहजे में बोला, सरकार, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। ओए खोते दे खुर, मैंने उसे झड़का। उन्होंने तो तुम्हें दाल रोटी खिलाकर मेहमानदारी का एक छोटा सा नमूना दिखाया है। मैं तुम्हें जो मुर्ग पुलाव खिलाऊंगा ना, उसका जायका तुम्हारे हलक में अटक कर रह जाएगा। वो थर-थर कांपने लगा। मुझे माफ़ कर दें जनाब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने जुर्म नहीं बल्कि जुराइम किए हैं, मैंने सख्त लहजे में कहा। लिहाजा ये ख्याल तो जहन से झटक दो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो रोने वाले अंदाज में मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने उसके पीछे खड़े सिपाही को इशारा किया। कांस्टेबल ने फरीद की पिंडी पर एक ठुड्डा रसीद किया और खासे जारहाना अंदाज में कहा, ओए लकड़ी के बांदर, सीधा खड़ा रहे। मलिक साहब जो पूछें उसका सीधा और सच्चा जवाब देना, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। फरीद वहशतज़दा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या ये बात दुरुस्त है कि 2 माह पहले महल्ले के मेन बाजार में मुतवफ़ी फिरदौस बीबी ने तुम्हारे मुंह पर एक सन्नाटेदार चमाटा मारने के बाद नफरत से थूक दिया था? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो इनकार करना जा रहा हो। मैंने जल्दी से कड़क कर कहा, सोच समझ कर जवाब देना फरीद बख्श। अगर तुमने गलत बयानी से काम लिया तो यहाँ से अपने कदमों पर चलकर नहीं जा सकोगे और हो सकता है कि 4 कंधों पर उठकर सीधे कब्रिस्तान का रुख करो। उसकी आंखों में सरासीमगी फैल गई। कदरे कमज़ोर आवाज़ में बोला, वो जनाब, वो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिरदौस खामखा गुस्सा खा गई थी। इसे किस बात पर गुस्सा आया था? मैंने इस्तफसार किया। तुमने कुछ तो ऐसा वैसा ज़रूर कहा होगा। कुछ नहीं सरकार, वो निगाह चुराते हुए बोला। मैंने इससे अपने दिल की बात कही थी। ऐसी कौन सी बात थी? मैंने खा जाने वाली नज़र से उसे घूरा। ज़रा मैं भी तो सुनूं। जनाब सच्ची बात तो ये है कि, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, फिरदौस मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं चुपके चुपके उसे चाहने लगा था। ओए चाहत के घोड़े, मैंने डांटा। तुमने तो मुझे बताया था कि तुम याकूब को अपना दोस्त और फिरदौस को अपनी बहन समझते हो, और अब तुम मुझे मोहब्बत की कोई कहानी सुना रहे हो। क्या यही तुम्हारी शराफत का भरम है? जनाब मैं फिरदौस को वैसे तो बहन ही समझता था, वो लंगड़ी वजाहत करते हुए बोला, लेकिन दिल पर मुझे इख्तियार नहीं था। दिल इसकी मोहब्बत में मचलता था। ओए भोंडे आशिक की औलाद, मैंने उसे दबका मारा। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे बीच बाजार बदमाशों की तरह रोककर फजूल बकवास नहीं की जाती। सरकार मैंने तो बड़ी शराफत से बात की थी। वो मुझे चक्कर देने की कोशिश करने लगा। उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और फौरन ही जलाल में आ गई। बस, तुम जितने शरीफ और जलेबी की तरह सीधे हो ना, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। तुमने फिरदौस का रास्ता रोककर उससे बेहुदा मजाक किया था। जब उसने डांट डपट की तो तुम बड़े वाहियात अंदाज में उसकी तरफ आगे बढ़े थे। इसी वक्त उसने पहले तुम्हें थप्पड़ रसीद किया और फिर तुम्हारे मुंह पर थूक दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप मेरी बात का यकीन करें सरकार, उसने कुछ कहने की कोशिश शुरू की ही थी कि कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पर 2 हथौड़ रसीद कर दिया। ये कांस्टेबल की एक पेशावराना खुदकार हरकत थी। मैंने किसी कार्रवाई का इशारा नहीं दिया था। फरीद बख्श के हलक से एक अजियतनाक सिसकारी खारिज हुई। मैंने कांस्टेबल को हुक्म दिया, कादिर अली, अगर ये बदबख्त झूठ बोलने की कोशिश करे तो मार मार कर इसका कचूमर निकाल देना। फरीद गिड़गिड़ाकर माफ़ी तलाफी के लिए फरियाद करने लगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनाब, मुझसे गलती हो गई थी, आप मुझे माफ़ कर दें। क्या गलती हो गई थी, वजाहत करो, मैंने जारहाना अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो जनाब, वो अटक अटक कर बताने लगा। मैंने फिरदौस से कहा था कि बताओ मुझ में क्या कमी है। जब तुम रातों को छुप छुप कर मास्टर जमशेद से मिलती हो तो मैं तुम्हें बुरा क्यों लगता हूँ? मुझसे भी मिला करो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। ओए किसी न्योले की नस्ल, मैंने गुस्सीली नजरों से कमबख्त को घूरा। एक तरफ तो तुम याकूब को अपना दोस्त और भाई कहते हो, दूसरी तरफ उसकी घरवाली से बदतमीजी भी करते रहे हो। तुम्हें यह हरकत करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती थी? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था सरकार, वो घिघियाने लगा। मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। आइंदा तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा ना, तो तब गलती करोगे ना, मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा।
फिर धमकी भरे अंदाज में इजाफा किया, मैं तुम्हें ऐसा फिट करने वाला हूँ कि बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। रहम सरकार, रहम। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, बस एक बार माफ कर दें जनाब, मैं अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। तुम अगर अच्छा इंसान नहीं भी बनना चाहोगे तो हम तुम्हें बना देंगे, मैंने अटल अंदाज में कहा। हमने थाने में बंदे दा पुत्र बनाने की मशीन लगा रखी है, झूठे से झूठे इंसान को भी वो सच बोलने पर मजबूर कर देती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके फरीद बख्श के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायजा लिया और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारा एक और संगीन झूठ भी मेरे सामने आ चुका है। कौन सा झूठ थानेदार साहब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ये झूठ कि तुमने याकूब को मुतवफ़ी और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? अपनी बात के अख्तिताम पर मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा तो वो जल्दी से बोला, जनाब वो तो मैंने। कांस्टेबल ने उसकी तशरीफ पर एक जोरदार लात रसीद की। वो एक करह के साथ मेरे सामने रखी चौबी मेज के साथ टकराया तो इसकी बाकायदा चीख निकल गई। कांस्टेबल किसी वहशी चील के माने जिस पर झपटा, फिर आने वाहिद में कॉलर से पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया और उसके गाल पर सन्नाटेदार तमाचा मारते हुए खूंखार अंदाज में गुर्राया, सीधी तरह से मलिक होरांदे सवालदार जवाब दे वरना बकरे की तरह उल्टा लटकाकर खाल उतार दूंगा। वो सहम कर दहशत भरी नजर से मुझे देखने लगा। मैंने धाड़ कर कहा, जबान खोलते हो या करूं कादिर अली के हवाले? सरकार, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला। फिर तो उसने भरे बाजार में मुझे चांटा मारकर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने याकूब को मास्टर जमशेद और उसके ताल्लुकात पर खुलकर बता दिया था। और जब तुम्हारी लगाई हुई आग का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ तो तुमने फिरदौस को मौत के घाट उतारकर आतिशे इंतकाम को ठंडा कर लिया और बाद में फिरदौस की लाश को बावर्ची खाने में बंद करके आग भड़का दी ताकि ये खुदकुशी का वाकया नजर आए। नहीं सरकार, वो तेजी से नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैंने फिरदौस को कत्ल नहीं किया। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें। तुम सारी कस्में अपने पास रखो, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की मोहलत दे सकता हूँ, अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम इकबाल जुर्म कर लोगे तो मैं तुम्हें कोई नर्म सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। फिर मेरे इशारे पर कांस्टेबल कादिर अली खींचते हुए उसे अपने साथ ले गया। वो बार बार दुहाई दे रहा था, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मैंने फिरदौस को कत्ल नहीं किया। फरीद बख्श की मिन्नत, खुशामद और कस्में मुझे मुतासिर नहीं कर सकती थीं। उसके 2-3 बड़े बड़े झूठ मेरी पकड़ में आ चुके थे, लिहाजा मुझे उसकी बात का एतबार नहीं रहा था। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाती और जब तक फिरदौस के कातिल के हवाले से मुझे और कोई ठोस सुराग मिल ना जाता, मैं फरीद बख्श को छोड़ नहीं सकता था। शाम से पहले याकूब की माँ सुल्ताना मेरे पास आई और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसके बेटे को छोड़ दूं। मैंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में उसे बता दिया, सुल्ताना, अगर तुम्हारा बेटा बेगुनाह और बेकसूर है तो समझो उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा। मैंने अपनी तसल्ली करने के बाद उसे छोड़ दूंगा। थानेदार साहब, वो मिन्नत रेज लहजे में बोली, याकूब आज सुबह मेरे साथ शहर गया था और हम आपके सामने एक साथ ही वापस आए थे। मेरी बात का यकीन करें, जब हम सुबह घर से निकले तो फिरदौस अच्छी खासी और भली चंगी थी। इसकी मौत में याकूब का हाथ हो ही नहीं सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ सुल्ताना, बगैर तफ्तीश के इसे छोड़ नहीं सकता। आपने वहाँ घर में इतनी कड़ी पूछगछ की तो है इससे, वो शाकी लहजे में बोली। अब और कौन सी तफ्तीश बाकी है? मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और इसके साथ ही मास्टर जमशेद का भी। मास्टर जमशेद? उसने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। हाँ मास्टर जमशेद, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मैंने इसे लाने के लिए अपना एक अहलकार रसूलपुर की जानिब रवाना किया हुआ है और वो रात किसी वक्त भी मास्टर को लेकर थाने पहुंच सकता है। लेकिन मास्टर का फिरदौस वाले वाक़े से क्या ताल्लुक? उसकी उलझन में बेपनाह इजाफा हो गया। मैंने गोलमोल जवाब दिया, ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। मास्टर जमशेद तो पिछली रात से पहले ही अपने गांव चला गया था, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, और फिरदौस की मौत वाला वाक़या तो आज सुबह पेश आया है। कुछ भी है, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि इस केस के 4 खूंट हैं। नंबर 1 फिरदौस बीबी, जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही। नंबर 2 याकूब। नंबर 3 फरीद बख्श।
یہ دونوں افراد اس وقت میری تحویل میں ہیں۔ اور نمبر 4 ماسٹر جمشید۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ چوتھا کھونٹ ماسٹر جمشید۔ میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا کہ ان تینوں میں سے کس نے پہلے کھونٹ یعنی کہ فردوس بی بی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب سلطانہ نے میرے رویے میں کوئی لچک نہ دیکھی تو مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ میرا یہ پورا دن نہایت افراتفری میں گزرا تھا، اور جیسا کہ میں کہانی کی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا میں تھانے میں بیٹھ کر ASI شکور کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ ان لمحات میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا تو تر و تازہ اور حشاش بشاش اور چاق چوبند تھا۔ معمولات سے فارغ ہونے کے بعد میں وردی پہن کر جب تھانے پہنچا تو پتہ چلا کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ASI شکور رسول پور سے واپس آیا تھا۔ رسول پور نامی یہ چھوٹا سا گاؤں میرے تھانے سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ میں نے فوراً شکور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آ کر مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، شکور، رسول پور کی کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ اچھی نہیں ہے ملک صاحب، اس نے مایوسی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ماسٹر جمشید کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ جناب، ماسٹر جمشید وہاں ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر آتا نا، ASI نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو پرسوں شام سے پہلے یہاں سے اپنے گاؤں چلا گیا تھا، رسول پور پہنچتے ہوئے اسے اتنی دیر تو نہیں لگتی؟ ملک صاحب، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، وہ سادگی سے بولا۔ میں رسول پور سے ماسٹر کے چھوٹے بھائی اور چاچے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، باقی تفصیل آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے فوراً مذکورہ دونوں افراد کو اپنے پاس بلا لیا۔ ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی کا نام حنیف اور عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جبکہ ماسٹر کا چاچا باسط علی 50 سے زیادہ کا نظر آتا تھا۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعے کی رات رسول پور نہیں پہنچا تھا۔ حنیف نے بڑے واضح اور یقینی انداز میں مجھے بتایا کہ ماسٹر جمشید کا ان دنوں رسول پور جانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال نے مجھے مغبسے میں ڈال دیا۔ سلطانہ کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعے کی شام اپنے گاؤں جانے کا بتا کر اس کے گھر سے نکلا تھا، اور اب اسے پیر کی دوپہر کو واپس آنا تھا، یعنی وہ پیر کی صبح براہ راست اسکول پہنچتا اور پھر اسکول کی چھٹی کے بعد وہ سلطانہ کے گھر آتا۔ لیکن یہاں تو ساری کہانی ہی الٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یا تو ماسٹر جمشید نے سلطانہ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ رسول پور کے بجائے کسی اور طرف نکل گیا تھا، اور پھر سلطانہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا شاید۔ سلطانہ کی غلط بیانی کے بارے میں سوچتے ہوئے لامحالہ ذہن ایک خطرناک زاویے پر مڑ جاتا تھا، اور خود بخود یہ خیال جنم لیتا تھا کہ کہیں یعقوب نے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے آشنا یعنی کہ ماسٹر جمشید کو بھی تو ٹھکانے نہیں لگا دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کام میں سلطانہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ میں نے ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی اور چاچے سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن ماسٹر کی پراسرار گمشدگی کے سلسلے میں کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگ سکا۔ بالآخر مایوس ہو کر میں نے انہیں فارغ کر دیا۔ وہ دونوں اس سلسلے میں بھی میری رہنمائی کرنے سے قاصر تھے کہ ماسٹر جمشید رسول پور نہیں پہنچا تھا تو پھر وہ کہاں جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے مطابق ماسٹر کی زندگی اسکول اور رسول پور تک محدود تھی۔ بڑی عجیب و غریب اور الجھن زدہ صورتحال تھی، جس میں ابھی تک میری تفتیش کی گاڑی 0 پوائنٹ پر کھڑی تھی۔ اب تک میں نے اس کیس سے متعلق لوگوں سے جو بھی پوچھ گچھ کی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی کارآمد بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ اب جا کر مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی کا انتظار کرنا تھا۔ مذکورہ رپورٹ پیر کی صبح فردوس بی بی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ مجھے موصول ہو گئی۔ میں نے رپورٹ کو کھول کر پڑھا تو حیرتوں کا گویا ایک نیا در مجھ پر کھل گیا۔ میں نے وہ رپورٹ اوپر سے نیچے تک 2-3 مرتبہ پڑھی، لیکن اس کے الفاظ اور الفاظ کے مفہوم میں سرِ منہ فرق واقع نہ ہوا۔ میں سر پٹک کر رہ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق متوفی فردوس بی بی کی موت جل کر نہیں بلکہ پیٹ کے کسی مرض کے سبب واقع ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 4 روز پہلے کا تھا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ بات ہی ایسی تھی۔ میری جگہ اور بھی کوئی ذی ہوش شخص اس رپورٹ کا مطالعہ کرتا تو اس کی بھی دماغی کیفیت وہی ہوتی جو ان لمحات میں میری تھی۔ میری معلومات اور شواہد کے مطابق فردوس بی بی کی موت ہفتے کی صبح واقع ہوئی تھی،
जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी मौत के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर कर रही थी। मेरे ज़हन में एक ख्याल बिजली के कौंदे के मानिंद चमका। मैं जिस सोख्ता लाश को मुतवफ़्फ़ी फिरदौस बीबी समझ रहा हूँ, कहीं वो किसी और बदनसीब की लाश तो नहीं? इस सवाल के साथ ही एक और सवाल ने बड़े खतरनाक अंदाज में सर उभारा। अगर सुल्ताना के बावर्ची खाने से मिलने वाली सोख्ता लाश फिरदौस बीबी की नहीं, तो फिर फिरदौस बीबी कहाँ है? इस सनसनीखेज सवाल का जवाब इसी वक्त मिल सकता था जब ये पता चल जाता कि जुमेरात को पेट के मर्ज से मौत को गले लगाने वाली औरत कौन थी, और इस नौयत का जवाब मुझे एक ही जगह से मिल सकता था। मैंने एक हंगामी ख्याल के तहत ASI से कहा, शकूर, फौरन एक टांगे का बंदोबस्त करो, हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। मलिक साहब, फिरदौस की पोस्टमार्टम शुदा लाश तो थाने में रखी है, इसकी तदफीन हमारी जिम्मेदारी तो नहीं? क्या तुम कानूनी जिम्मेदारियों और महकमा जाती फ़राइज़ को मुझसे ज़्यादा जानते हो? मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। वो गड़बड़ा कर रह गया। मेरा ये मतलब नहीं था मलिक साहब। बस तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वही करो फौरन, मैंने कहा। ओके मलिक साहब, उसने फर्माबरदारी से कहा और कमरे से निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद हम कब्रिस्तान में थे। गोरकन इनायतुल्लाह ने मुझे अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा तो जल्दी से मेरे पास आया और तशवीश भरे लहजे में सलाम करने के बाद बोला, खैरियत तो है जनाब, आज सुबह सुबह इधर का चक्कर कैसे लग गया? मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इनायतुल्लाह, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। इसका रंग उड़ गया। वो बेहद हिरासा लहजे में बोला, सरकार, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मुझे पता चला है कि तुम मुर्दों का कारोबार करते हो। मैं कुछ समझा नहीं जनाब। वो हक्का बक्का मुझे देखता चला गया। मैंने रास्ते में ASI शकूर को अपनी कब्रिस्तान आमद के बारे में तफसीलन बता दिया था, लिहाजा उसके जहन में कोई उलझन बाकी नहीं थी। उसने कड़कदार आवाज़ में इनायतुल्लाह से कहा, तुम सब समझ जाओगे जब थाने में ले जाकर तुम्हें तफ्तीश की चक्की में डाला जाएगा। इनायतुल्लाह दोनों हाथ जोड़कर खिंगाने लगा। माई बाप, मैंने सारी ज़िंदगी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है। मुझसे पहले मेरा बाप और इससे पहले मेरा दादा इस कब्रिस्तान का गोरकन हुआ करता था। हमने कभी किसी लाश का कफन तक नहीं चुराया। मुर्दे बेचना तो बहुत दूर की बात है। मैं इसके अल्फाज की सच्चाई से समझ गया कि वो दरोग कोई से काम नहीं ले रहा था, लिहाजा इसे डराने धमकाने के अंदाज को तर्क करके मैंने नहायत ही संजीदा लहजे में इस्तफसार किया, इनायतुल्लाह, ज़रा सोच कर बताओ, पिछले एक हफ्ते में तुमने कब्रिस्तान में कितने मुर्दों को दफन किया है? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है सरकार? वो जल्दी से बोला, पिछले एक हफ्ते में सिर्फ एक ही मुर्दा यहाँ लाया गया था और मैंने वही एक लाश दफन की है। क्या वो किसी औरत की लाश थी? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। जी हाँ, उसने इस्बात में जवाब दिया। इस मरने वाली का नाम क्या था? रिजवाना, इनायतुल्लाह ने बताया। वो इश्तियाक नामी एक छोटे जमींदार की बीवी थी। रिजवाना का इंतकाल कैसे हुआ था? मेरे सवालात ने गोरकन को बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। वो थूक निगलते हुए बोला, मुझे पता चला है कि वो ठीक ठाक रात को सोई थी। आधी रात के वक्त उसके पेट में शदीद किस्म का दर्द उठा। फौरन हकीम साहब को बुलाया गया। हकीम साहब ने दर्द कॉलेंज बताया और खाने के लिए दवा दे दी। किस्सा मुख्तसर, हकीम साहब की दवा ने काम नहीं किया और इस दर्द ने रिजवाना की जान ले ली। गोरकन का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज वजह मौत की तस्दीक कर रहा था। इन लम्हात में मेरा जहन बर्क रफ्तारी से दौड़ रहा था। मैंने इनायतुल्लाह से कहा, मुझे फ़ौरन रिजवाना की कब्र पर ले चलो और इस फ़ौरन से पेशतर रिजवाना के घर वाले को यहाँ बुलाने के लिए किसी बंदे को उसकी तरफ रवाना कर दो। अच्छा जी, अभी करता हूँ। वो जल्दी से मेरे एहकाम की तामील में लग गया। थोड़ी देर के बाद मैं ASI शकूर और गोरकन इनायतुल्लाह एक ताज़ा बनी हुई कब्र के पास मौजूद थे। मेरी उकाबी निगाह ने देखते ही अंदाज़ा कायम कर लिया कि इस कब्र को खोलने के बाद दोबारा बंद किया गया था। मैंने अपने इस अंदाजे की तस्दीक जब इनायतुल्लाह से चाही तो वो तशवीशनाक नज़र से मज़कूरा कब्र का जायज़ा लेते हुए बोला, मुझे भी यही लग रहा है सरकार, तुम जल्दी से कब्र खोदने के आलात लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने तहमाना अंदाज में कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि रिजवाना की कब्र के अंदर क्या है। गोरकन ने ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखा और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, जनाब, रिजवाना की कब्र में उसकी लाश के सिवा और क्या हो सकता है? अभी 4 दिन पहले ही मैंने अपने हाथों से उसे यहाँ दफन किया है और तुम इस अमर की भी तस्दीक कर रहे हो कि रिजवाना की कब्र को खोला गया है? जी हाँ, ऐसा ही नज़र आ रहा है। वो कब्र को खूरते हुए बोला, बस तो फिर तुम मुझसे कोई बहस ना करो।
میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں یہاں اپنا قیمتی وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوں۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے فوراً اس پر عمل کرو۔ اچھا جی، وہ سر کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے بولا۔ کرتا ہوں سرکار۔ جب تک عنایت اللہ اپنے مخصوص کمرے میں سے کدال اور پھاوڑا وغیرہ لے کر آتا، درد کولن سے ہلاک ہونے والی رضوانہ کا گھر والا یعنی کہ اشتیاق زمیندار بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ جب اشتیاق کو یہ پتہ چلا کہ میں اس کی بیوی کی قبر کھدوانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ سراپا احتجاج بن گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تو میری بیوی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اشتیاق، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تم میرے جس عمل کو ظلم کا نام دے رہے ہو وہ انتہائی ضروری تفتیش ہے۔ مجھے 101% یقین ہے کہ کسی نے تمہاری بیوی کی لاش کو غائب کر دیا ہے۔ اب اس قبر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جج جی، وہ مارے حیرت کے ہکلا کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے اس یقین کی تصدیق ہو جائے گی۔ لیکن رضوانہ کی لاش کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی کے عالم میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ اسے قبر کھول کر کون چرائے گا؟ اشتیاق احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جہاں تک تمہاری بیوی کی لاش کا تعلق ہے تو وہ اس وقت تھانے میں رکھی ہے، تمہیں آج ہی اسے دوبارہ دفنانا پڑے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک لاش کو چرانے والے کا سوال ہے، اس کا سراغ بھی میں بہت جلد لگا لوں گا۔ پھر میں نے گورکن کو اشارہ کیا کہ وہ کھدائی کا کام شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اشتیاق احمد کو تمام تر حالات کے پس منظر سے آگاہ کر دیا۔ وہ فردوس بی بی کے گھر میں ہونے والی آتش زنی کے واقعے سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماسٹر جمشید کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دوران میں عنایت اللہ نے رضوانہ کی قبر بڑی مہارت سے کھول ڈالی تھی اور میرے اندازے کے عین مطابق وہ قبر رضوانہ کی لاش سے خالی تھی۔ اس صورتحال نے جہاں مجھے ایک نتیجے پر پہنچایا تھا، وہاں اشتیاق کو گہری تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس سے کہا، اشتیاق، فردوس بی بی کو مردہ ثابت کرنے کے لیے تمہاری بیوی کی لاش کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس کے ذمہ دار کو ایسی عبرتناک سزا دلاؤں گا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ایک تو رضوانہ پہلے ہی قیامت خیز تکلیف اٹھا کر مری تھی، اوپر سے اس کی لاش کو جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا۔ میں یعقوب کی بیوی فردوس کی سوختہ لاش کو دیکھنے اس کے گھر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ میری ہی بیوی کی لاش تھی۔ بات پوری کرتے کرتے اس کی سسکاری نکل گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، جو ہوا اسے قدرت کی مرضی سمجھ کر برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، کہ میں بہت جلد اس شخص کو قانون کی گرفت میں لا کر نمونہ عبرت بنا دوں گا جس نے تمہاری بیوی کی لاش کی بے حرمتی کی ہے۔ جناب، اب تو ساری بات کھل چکی ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، یہ سارا کیا کرایا اس نامراد ماسٹر جمشید ہی کا ہے۔ ہاں، حالات و واقعات تو اسی جانب کبھی اشارہ کرتے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ماسٹر جمشید فی الحال مفرور ہے، وہ ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکے گی۔ اچھا جی، وہ ویران آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی میرے ساتھ تھانے چلو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ضروری کارروائی کے بعد رضوانہ کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے مائی باپ؟ گورکن عنایت اللہ کا استفسار میری سماعت سے ٹکرایا تو میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ استادہ کدال کے ہتھے پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہیں رک کر تھوڑا انتظار کرو اشتیاق، اپنی بیوی کی لاش کے ساتھ دوبارہ قبرستان آنے والا ہے تو میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ رضوانہ کی ایک بار پھر تدفین کرنی ہے۔ وہ اسبات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں اشتیاق کو لے کر تھانے آ گیا۔ تھوڑی دیر میں پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کسی بدبخت نے رضوانہ کی لاش اس کی قبر میں سے نکال کر جلا ڈالی ہے۔ اس خبر کے ساتھ مذکورہ کمبخت کا نام بھی ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر چڑھ گیا اور یہ بھی کہ یعقوب کی ووٹی ماسٹر جمشید کے ساتھ نس گئی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ تلخ نتائج تھے جو میری اب تک کی تحقیق کے بعد سامنے آئے تھے۔ ماسٹر جمشید بڑے پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فردوس بی بی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔
अगलब इम्कान यही था कि मास्टर जमशेद ही फिरदौस बीबी को कहीं भगा ले गया था, और इसके अलावा भी सोच के आगे एक राह खुली नजर आती थी, और ये बड़ी खतरनाक राह थी। यानी ये भी तो हो सकता था कि याकूब ने गैरत में आकर मास्टर जमशेद और फिरदौस बीबी को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने के बाद इनकी लाशें कहीं दबा दी हों। कुछ भी नामुमकिन नहीं था। ताज़ा तरीन हालात की रोशनी में मैंने फिलहाल याकूब को तो सरकारी मेहमान खाने ही में रखा और फरीद बख्त को छोड़ दिया। ये बात अब वाज़ेह हो चुकी थी कि इस मामले में इसका कोई अमल दखल नहीं था। अब मुझे सबसे पहले तो मास्टर जमशेद की तलाश थी। वो हाथ लग जाता तो फिर फिरदौस का खुरा खोज लगाना भी आसान हो जाता। मैंने आज तक मास्टर जमशेद से मुलाकात नहीं की थी और न ही इसे कहीं देखा था। अलबत्ता मैंने सुल्ताना की बैठक में एक दीवार पर उसकी तस्वीर टंगी देखी थी। मैंने इस फ्रेम के बारे में जब सुल्ताना से सवाल किया तो उसने बताया था कि वो मास्टर जमशेद की फ़ोटो थी। पहली फुर्सत में मैंने एक फोटोग्राफर के ताउन से मास्टर जमशेद की तस्वीर के 4-5 प्रिंट तैयार करवा लिए ताकि इनकी मदद से मास्टर की तलाश के काम में तेज़ी लाई जा सके। मास्टर जमशेद को इलाके का हर बच्चा और बड़ा बखूबी पहचानता था। वो वहाँ के अकलौते प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था, इसलिए भी सब उसके सूरत आशना थे। चुनाचे इलाके के अंदर तो मुझे उसकी फ़ोटोज़ से मदद लेने की ज़रूरत पेश नहीं आई। इब्तिदाई तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता जुमे की शाम मास्टर जमशेद किसी टांगे पर बैठकर अपने गांव की तरफ गया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने इस टांगे वाले का पता चला लिया जो मास्टर जमशेद को लेकर गया था। उसका नाम न्याज था। मैंने न्याज को थाने बुला लिया। वो खासा घबराया हुआ नजर आता था। मैंने इसे बैठने के लिए कहा और पूछा, न्याज, क्या ये सच है कि जुमे की शाम मास्टर जमशेद तुम्हारे टांगे में बैठकर रसूलपुर गया था? ये बात आधी सच है जनाब, वो सहमे हुए अंदाज में बोला। आधी सच? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? जनाब, मतलब ये कि मास्टर जी मेरी टांगे पर सवार तो हुए थे, लेकिन वो रसूलपुर नहीं गए। रसूलपुर नहीं गए तो फिर कहाँ गए? मैंने चौंक कर पूछा। उसका घर तो रसूलपुर में है और वो जहाँ जब भी जाता है स्कूल से सीधा रसूलपुर ही जाता है। ये बात मुझे पता है जनाब, मैंने खुद कई बार इन्हें रसूलपुर तक पहुंचाया है। ये गांव मेरे रूट पर पड़ता है। नियाज कोचवान वजाहत करते हुए बोला। वो जब फैज़ाबाद उतरने लगे तो मैंने पूछा भी था। अच्छा, तो वो फैज़ाबाद पर उतरा था? नियाज की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने सवाल कर दिया। फैज़ाबाद रसूलपुर के रास्ते में पड़ने वाला पहला गांव था और ये मेरे थाने से सिर्फ 3 मील के फासले पर वाक़ था। न्याज ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, जी थानेदार साहब, वो फैज़ाबाद ही में उतरे थे। फैज़ाबाद में उतारते वक्त तुमने उससे क्या पूछा था? मैंने न्याज कोचवान की आंखों में देखते हुए सवाल किया। अभी तुमने बताया है ना? जी जी जी, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इनसे पूछा कि वो रसूलपुर क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने बताया कि कल स्कूल है रसूलपुर से, वो हफ्ते 10 दिन के बाद जाएंगे। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। तुमने पूछा नहीं फैज़ाबाद में वो किसके पास जा रहा है? नहीं जनाब, उसने बड़ी सादगी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। न मैंने पूछा न उन्होंने बताया। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद न्याज कोचवान को फारिग कर दिया। इसके बाद मैंने 2-2 अहलकारों पर मुश्तमिल 3 पार्टियां तरतीब दी और इन्हें मास्टर जमशेद की तस्वीर देकर आसपास के इलाकों में फैला दिया ताकि वो मास्टर का सुराग लगाने की कोशिश करें। इसी रोज़ दोपहर के बाद मैं हवलदार मौला बख्श के साथ एक टांगे में बैठकर फैज़ाबाद की जानिब रवाना हो गया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, फैज़ाबाद मेरे थाने से महज 3 मील की दूरी पर वाक़ था। जल्द ही हम फैज़ाबाद पहुंच गए। टांगे को मैंने एक जगह रुकवाकर मास्टर जमशेद के बारे में पूछगछ की। चंद मिनट की कोशिश के बाद मैं ये जानने में कामयाब हो गया कि फैज़ाबाद में मास्टर अयाज मेहर नामी एक काश्तकार से मिलने आया था। मैं मौला बख्श के हमरा अयाज मेहर के घर पहुंच गया। वो एक मुतवस्सित दर्जे का घर था। अयाज मेहर इस वक्त घर पर ही मिल गया। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद इससे पूछा, मेहर साहब, क्या मास्टर जमशेद जुमे के रोज़ रात में आपसे मिलने के लिए आया था? जी हाँ, आया था, उसने जवाब दिया। वो आपके पास से वापस कब गया था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। और ये भी बताएं कि वो कहाँ गया था? मेरे पे दर पे सवालात ने मेहर को तशवीश में मुब्तला कर दिया। जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे पूछ लिया, थानेदार साहब, खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मेहर साहब। क्या मास्टर जमशेद जुमे के रोज़ रात में आपसे मिलने आया था? जी हाँ, आया था, उसने जवाब दिया। वो आपके पास से वापस कब गया था?
मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। और ये भी बताएं कि वो कहाँ गया था। मेरे पे दर पे सवालात ने मेहर को तशवीश में मुब्तला कर दिया। जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे पूछ लिया, थानेदार साहब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मेहर साहब, मैंने ठहरे हुए अंदाज में बताया, वरना मैं मास्टर की तलाश में यहाँ ना आता। उसके चेहरे पर नजर आने वाली तशवीश और गहरी हो गई। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में सुल्ताना के घर में पेश आने वाले वाक़ये के बारे में उसे बताया। यह तो मुझे पता चल चुका था कि अयाज मेहर के साथ मास्टर के दोस्ताना मरासिम थे। वो गाहे बगाहे इससे मिलने आते रहता था। ओह, मेरे बात के इख्तिताम पर उसने कहा, मास्टर ने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो जुमे के दिन रात को मेरे पास आया और दूसरी सुबह यह कहकर वापस चला गया कि इसे स्कूल पहुंचना है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अयाज मेहर को फिर तो मास्टर जमशेद के खुफिया ताल्लुकात के बारे में भी बताया और आखिर में कहा, रिजवाना की लाश को कब्र से निकालकर और सुल्ताना के घर के बावर्ची खाने में रखकर इसलिए जलाया गया है ताकि ये तासुर मिले कि फिर दोस्त बीबी जलकर हलाक हो चुकी है और ये खतरनाक काम वही शख्स कर सकता है जो फिर दोस्त बीबी में दिलचस्पी रखता हो। मेरी नज़र में वो बंदा मास्टर जमशेद के सिवा कोई और नहीं हो सकता। मुझे बड़ी शिद्दत से मास्टर की तलाश है। आपकी बातों से मुझे सख्त हैरत हो रही है थानेदार साहब, वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं मास्टर को ऐसा नहीं समझता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। ये यकीन तो वहाँ के बेशतर अफराद को भी नहीं आ रहा मेहर साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ख़ासतौर पर सुल्ताना तो इस बात को मानने के लिए कतन तैयार नहीं कि मास्टर जमशेद उसकी बहू को कहीं भगा ले गया होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए पूछा, मेहर साहब आप मास्टर जमशेद और फिरदौस बीवी के दरमियान जारी इश्क के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। इसके साथ आपकी अच्छी खासी दोस्ती थी। दोस्ती वाली बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं जनाब, वो एक ठहरी हुई सांस छोड़ते हुए बोला। लेकिन ये बात आपकी ज़बान से मुझे पता चल रही है कि वो मोहब्बत के किसी मामले में भी उलझा हुआ था। हैरत मेहर साहब, मैंने शक-ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी जनाब। मैं लगभग आधा घंटा अयाज मेहर के पास रुका और घुमा फिराकर मुख्तलिफ ज़ावियों से मास्टर जमशेद के बारे में सवाल करता रहा। जब काम की कोई बात मेरे हिस्से में ना आई तो मैंने वापसी की राह इख्तियार की। मेरा जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया था। मास्टर जमशेद जुमे के रोज़ सुल्ताना को ये बताकर घर से निकला था कि वो 2 दिन के लिए अपने गांव रसूलपुर जा रहा है। वो पीर की सुबह अपने घर से सीधा स्कूल पहुंचेगा और छुट्टी के बाद घर आएगा। एक बात का जिक्र मैं भूल गया कि मैंने प्राइमरी स्कूल के बाकी असातिज़ा से भी मास्टर जमशेद के बारे में पूछगछ की थी। इनमें से भी किसी के इल्म में ये बात नहीं थी कि मास्टर 2 रोज़ के लिए अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब यही था कि उसने सुल्ताना से गलत बयानी की थी। जब कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है तो बुनियादी तौर पर उसके पेश नज़र 2 बातें होती हैं, या कम से कम 2 में से एक बात ज़रूर होती है। नंबर 1, वो अपने किसी सरसद जुर्म की पर्दापोशी के लिए झूठ बोल रहा होता है। नंबर 2, वो कोई जुर्म करने जा रहा होता है और गलत बयानी के ज़रिए अपने काम को आसान बनाने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में मास्टर जमशेद के मामले में ये दोनों सूरतें मुमकिन थीं। अगले रोज़ एक अहम इत्तला मुझ तक पहुंची। मैंने गुज़िश्ता रोज़ 2 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल जो 3 कमेटियां तरतीब दी थीं, इनमें से एक पार्टी ने थाने आकर मुझे बताया कि हफ्ते की दोपहर एक शख्स ने मास्टर जमशेद को लारी अड्डे की तरफ जाते देखा था। उसके साथ एक बुर्कापोश औरत भी थी। ये इत्तला खासी चौंका देने वाली थी। मैंने मज़कूरा पार्टी से पूछा, वो बंदा कौन है जिसने इन्हें लारी अड्डे की तरफ जाते हुए देखा था? जनाब उसका नाम तुफैल है, मुझे बताया गया। हम उसे अपने साथ लेकर आए हैं। तुफैल को फ़ौरन मेरे सामने पेश करो, मैंने अपने तहकमाना अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद तुफैल नामी वो बंदा मेरे सामने हाजिर था। तुफैल की इस इलाके में किराने की दुकान थी और वो सौदा लेने के लिए अक्सर व पेशतर शहर की तरफ जाता रहता था। वो थोक की दुकानों से सौदा लाकर अपने किराना स्टोर पर बेचा करता था। मैंने गहरी नज़र से सर तापा तुफैल का जायज़ा लिया, फिर कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। हाँ भाई तुफैल, तुमने हफ्ते की दोपहर मास्टर जमशेद को लारी अड्डे की तरफ जाते देखा था? जनाब सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि वो मेरे साथ ही शहर तक गया था, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मुझे सौदा लेने शहर जाना था। मैं जिस बस में सवार था इसी में 2 सीटें थीं। आगे मास्टर जमशेद भी बैठा हुआ था। ओह,
मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें यकीन है कि वो मास्टर जमशेद ही था? जी जनाब, पक्का यकीन है, वो बड़े एतमाद से बोला। आपके सिपाहियों ने मुझे जो तस्वीर दिखाई है वो वही बंदा था। मैं वैसे भी मास्टर जमशेद को शक्ल से पहचानता हूँ, और इसके साथ एक बुर्कापोश औरत भी थी। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इन लोगों ने तुम्हें भी देखा था? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। वो दोनों इस वक्त बस में सवार हुए जब बस चलने वाली थी। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से 2 वाली खाली सीट पर बैठ गए थे। और वो दोनों तुम्हारे साथ ही शहर पहुंचे थे? जी थानेदार साहब, क्या तुम बता सकते हो कि शहर पहुंचकर उन्होंने किस तरफ का रुख किया था? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। जनाब, आखिरी बार मैंने इन्हें एक टांगे वाले के पास खड़े देखा था, तो फैलने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मास्टर जमशेद कोचवान से शरीफ कॉलोनी जाने का कह रहा था और वो सालिम टांगा लेकर जाना चाहता था। कोचवान का इसरार था कि अगर वो इनके अलावा किसी और सवारी को नहीं बिठाएगा तो इन्हें ज़्यादा किराया देना होगा। इनमें किराए के मामले पर बातचीत चल रही थी कि मैं आगे बढ़ गया। यानी तुम वसूख से नहीं कह सकते कि वो लोग इसी टांगे में बैठे थे या नहीं? मैंने पूछा। जी, मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। क्या तुम इस टांगे वाले को जानते हो? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। मैं अपने इलाके के तमाम कोचवानों को तो जानता हूँ, मगर शहर में चलने वाले कोचवानों से मेरी वाकफियत नहीं, और इसकी एक ख़ास वजह है। थोड़ी देर को रुककर उसने सांस दुरुस्त की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मुझे कभी शहर की टांगों में बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं सौदा वगैरह लेने शहर जाता हूँ और ये सारी दुकानें लारी अड्डे के नज़दीक ही हैं। मैं पैदल ही चलते हुए वहाँ पहुँच जाता हूँ। तुम इस कोचवान का खुलिया और वसीक़तें तो बयान कर सकते हो ना, जिसके साथ मास्टर जमशेद उस दिन मोल तोल कर रहा था? मैंने अहम नुक्ते की तरफ आते हुए कहा। इसको तो तुमने अच्छी तरह से देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल, उसने बड़े वसूख से सर हिलाया, फिर एक ही सांस में बताता चला गया। उम्र 50 के करीब, रंगत गंदमी, दुबला पतला और ऊंचा लंबा, सर के बाल उड़े हुए, दरमियान से झलकती टिंड, और सबसे खास उसकी पहचान ये है कि उसका एक बाजू कटा हुआ है, यानी कि वो टुंडा कोचवान है। बस बस, काम हो गया, मैंने तुफैल के बयान करदा हुलिये को नोट करते हुए जोश भरे अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बताई हुई निशानियों की मदद से बड़ी आसानी के साथ इस कोचवान तक पहुंच जाऊंगा। मैंने तुफैल के ताउन का शुक्रिया अदा किया और उसे जाने की इजाज़त दे दी। ठीक 1 घंटे बाद मैं एएसआई शकूर के हमरा बस में बैठकर शहर की जानिब रवां था। हम पूरी तैयारी के साथ थाने से रवाना हुए थे। शकूर ने मेरे हाथ में एक थैला पकड़ाया हुआ था जिसके अंदर 2 हथकड़ियाँ थीं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आवाज़ उठ रही थी कि मैं इस मिशन में कामयाब लौटूंगा। दोपहर के वक्त हम शहर पहुंच गए। गर्मी इस रोज़ भी अपनी इंतहाओं को छू रही थी, लेकिन मेरे पेश नज़र एक अहम काम था, इसलिए मौसम की सख्ती मेरी अज़ाइम की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं कर पा रही थी। इस वक्त मुझे ज़रा सी भी कमज़ोरी या नकाखत महसूस नहीं हो रही थी। मैंने एएसआई शकूर को एक ख़ास मकसद के तहत अपने साथ रखा था, और वो मकसद ये था कि वो मास्टर और फिरदौस का सूरत आशना था। शहर पहुंचते ही मैंने सीधा टांगा स्टैंड का रुख किया। वहां इस वक्त 2-3 टांगे खड़े थे। मेरी मुतलाशी नज़र ने पहली फुर्सत में इन कोचवानों के बाजुओं को टटोला। इनमें से कोई भी टुंडा नहीं था। मैं और शकूर इस वक्त अवामी लिबास में थे, लिहाजा हमें देखकर किसी ने कुछ अजीब महसूस नहीं किया। मैं एक कोचवान के पास पहुंचा तो वो मुझे देखते ही बोला, आए जी, बैठें, टांगा खाली है। टांगे में भी बैठ जाएंगे, मगर तुम्हारे में नहीं चाचा, मैंने कहा। उसने हैरत भरी नज़र से हमें देखा और बोला, क्यों जनाब, मेरे टांगे से आपकी क्या नाराज़गी है? नाराज़गी कोई नहीं, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। हमें शरीफ कॉलोनी जाना है, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए। जी बताएं, वो संजीदा होते हुए बोला। क्या पूछना है आपको? हमें एक ऐसे कोचवान की तलाश है जिसका एक बाजू कटा हुआ है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ओह, तो आप बशीर कोचवान की बात कर रहे हैं? हम उसके नाम से वाकिफ नहीं हैं, मैंने कहा। इसका हुलिया कुछ इस तरह का है। बस जनाब, मैं अच्छी तरह समझ गया। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, वो बशीर कोचवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आपको क्या काम है उससे? सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत ही है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बताओ चाचा, बशीर कोचवान कहाँ मिलेगा? आज तो वो अपने घर में ही मिलेगा जनाब, उसने बताया।
इसे रात से बुखार चढ़ा हुआ है, इसीलिए आज उसने टांगा भी नहीं जोता। और बशीर कोचवान का घर कहाँ पर वाक़ है? मैंने जल्दी से पूछा। जनाब, वो नसीराबाद का रहने वाला है, उसने जवाब दिया। ये महल्ला शरीफाबाद कॉलोनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। बस तो फिर ठीक है, मैंने टांगे के पायदान पर कदम रखते हुए कहा। तुम हमें नसीराबाद में बशीर कोचवान के घर तक ही पहुंचा दो। मेरी देखा देखी एएसआई शकूर भी टांगे पर सवार हो गया। नसीराबाद लारी अड्डे पर से ज़्यादा दूर नहीं था। 15 मिनट के बाद टांगे वाले ने हमें बशीर कोचवान के घर पहुंचा दिया। मैंने टांगे वाले को रुकने के लिए कहा और शकूर के साथ घर में दाखिल हो गया। बशीर कोचवान से मुलाकात खासी सूदमंद साबित हुई। उसने मुझे बताया कि पिछले हफ्ते की दोपहर उसके टांगे में एक मर्द के साथ एक बुर्कापोश औरत सवार होकर शरीफ कॉलोनी में राना जफर के घर पहुंची थी। मैंने जब उसे मास्टर जमशेद की फ़ोटो दिखाई तो वो निगाह पड़ते ही बोल उठा, जी जनाब, मैंने इसी बंदे को एक बुर्कापोश औरत के साथ राना जफर के घर पहुंचाया था। हमें भी राना साहब के घर जाना है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम दोनों आपस में फैसला कर लो कि हमें वहाँ कौन पहुँचाएगा। मैं चलता हूँ जी आपके साथ, बशीर कोचवान नकाहत भरे अंदाज में बोला। लेकिन ये तो बताएं कि आखिर मामला क्या है। मैंने बशीर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये जानकर के हम पुलिस वाले हैं। वो दोनों अटेंशन हो गए। मैंने बड़े बाशिकाफ अल्फाज में इन्हें बताया था कि वो बंदा बुर्कापोश औरत को भगाकर यहाँ लाया था। ठीक 20 मिनट के बाद हम राना जफर के घर के सामने खड़े थे। मैंने टांगे वाले को थोड़े फासले पर खड़ा कर दिया था। बशीर कोचवान भी टांगे के अंदर ही बैठा था। उसने इशारे की मदद से राना जफर के घर की निशानदेही कर दी थी। इस वक्त राना जफर घर में मौजूद नहीं था। मेरी दस्तक पर 8 साल एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने प्यार से उसके गाल थपथपाए और पूछा, राना साहब को बाहर बुलाओ। अब्बा जी तो घर पे नहीं हैं, उसने बड़ी मासूमियत से बताया। अहमदनगर वाले दोनों मेहमान तो घर में मौजूद हैं ना, मैंने अपने इलाके का नाम लेते हुए इस्तफसार किया। उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई और ये कहते हुए अंदर चला गया, मैं अम्मी को भेजता हूँ। मैंने आंखों ही आंखों में एएसआई शकूर को एक क्षण का इशारा दिया और इससे पहले कि राना जफर की घरवाली सूरत हाल को समझ पाती, हम भुर्रा मारकर घर के अंदर दाखिल हो गए। मासूम बच्ची की इतला बिल्कुल दुरुस्त थी। मास्टर जमशेद और फिरदौस बीबी घर के अंदर मौजूद थे। एएसआई ने इन्हें देखते ही पहचान लिया और फिर अगले ही लम्हे इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आ गई। राना जफर की बीवी हमारी कार्रवाई पर बरताए हैरत में रह गई और जब मैंने उसे बताया कि मास्टर जमशेद फिरदौस को भगा कर लाया है तो उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं जनाब, ये दोनों तो मियाँ बीवी हैं। मास्टर जी ने तो हमें यही बताया था कि उन्होंने फिरदौस से शादी की है। इन दोनों ने आप लोगों को जो भी बताया वो झूठ और बकवास थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हकीकत वही है जो मैंने अभी बयान की है। फिरदौस का शौहर उधर अहमदनगर में मौजूद है, ये बदसात। मैंने फिरदौस की जानिब इशारा करते हुए नफरत अंगेज अंदाज में कहा, अपने शौहर से बेवफाई करके इस आशना के साथ घर से भागी थी और मास्टर ने वहाँ अहमदनगर में एक लाश की बेहुरमती करके जो संगीन जुर्म किया है ना, इसके लिए तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। राना जफर की बीवी तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाने लगी। हम दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आए। जब मैं अपने थाने पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। थाने पहुंचते ही मैंने सबसे पहले याकूब को आज़ाद किया और मास्टर जमशेद और फिरदौस को हवालात में पहुंचा दिया। जब याकूब को अपनी बीवी के काले करतूतों का पता चला तो उसने नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया। मैंने मास्टर जमशेद और फिरदौस बीवी को इनके जुराइम के ठोस सबूत के साथ गिरफ्तार किया था, लिहाजा इनकी बचत का कोई पहलू नहीं हो सकता था। मैंने एक मजबूत चालान के साथ इन्हें अदालत के हवाले कर दिया। ये मुकदमा ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह चला होगा। अदालत ने इन दोनों को लंबी सजाएं सुनाकर जेल की राह दिखा दी। याकूब का हंसता बसता घर उजड़ गया और इन दोनों के हिस्से में भी जिंदगी भर की जिल्लत ही आई। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ करता है।